पिसाहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सव्यपाव पनाशनो मंगलानंच सव्यसी परमम हवै मंगलम। मैं सर्वप्रथम ग्रैटिट्यूड देना चाहूंगी अपने गुरु को और समस्त गुरु मंडला को, जिन्होंने मुझे यह ज्ञान प्रदान किया और इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने इस ज्ञान को आपके समक्ष शेयर कर सकूं और शायद इससे आपके जीवन में कुछ बदलाव भी ला सकूं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम जैन हैं क्या। वी शुड हैव प्राइड इन आवरसेल्व्स। तो जैन कम्युनिटी जो है वो अल्पसंख्यक है, हम जानते हैं। वी आर अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। वी जस्ट कॉम्प्राइज 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बट माइनॉरिटी होने के बावजूद भी बहुत ताकत है हम में। हम हाईली एडुकेटेड एंड लिटरेट है। हमारे रेट ऑफ लिटरेसी इज हाईएस्ट amongst the highest amongst all the other communities। हम बहुत प्रॉस्परस हैं और हमारा क्लोज नेट कम्युनिटी है। बहुत हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हम अगर देखेंगे तो स्टॉक मार्केट को मोस्टली जैन ही डोमिनेट कर रहे हैं। बॉम्बे रियल एस्टेट पर उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। मीडिया देखे तो टाइम्स ग्रुप जैन का है, लोकमत ग्रुप जैन का है। टॉप 10 इंडस्ट्रीज में अदानी, सन फार्मा, ये सारी कंपनीज है जो जैन चला रही हैं। जुडिशरी देखें तो लास्ट 3-4 सालों में 2 चीफ जस्टिस जैन ही थे। हम एजुकेशन का फील्ड देखें तो वहां पे भी जैन काफी बड़ा काम कर रहे हैं। सो अगर हम इन शॉर्ट देखें तो वी आर रियली रॉकिंग। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब देखने की बात यह है कि हम रॉक क्यों कर रहे हैं। What is so special in us जो हमें इतना प्रॉस्परस, इतना अच्छा और हमारे सारी चीजों को इतना सुपर बेस्ट बना रहा है। What is there? कोई पेड़ होता है तो अगर हम उसके फ्रूट्स को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो कितना विशाल है, कितना बड़ा है, तो उसका जजमेंट हम किससे करते हैं? हम उसका जजमेंट करते हैं उसकी जड़ों से। तो हमें अपनी जड़ों को जज करना होगा कि हमारी जड़ें क्या है। हमारी जड़ें से मैं मीन कर रही हूँ हमारे संस्कार, हमारे वैल्यूज, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारी डॉक्ट्रिन, जिससे हम बने हुए हैं। हमें अपने ये संस्कार को परखना पड़ेगा, क्योंकि आज जिस पोजीशन में हम हैं, हमारे पूर्वजों ने संस्कार को अच्छे से अपनाया, फॉलो किया और ये ज्ञान हमें दिया, तो हम इस पोजीशन पे पहुंच पाए। बट आज हम क्या इस संस्कार को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं और अपने लाइफ में वो पोजीशनिंग दे रहे हैं जिसके कारण हम अपने आगे की पीढ़ी को भी वो उस लेवल का बना सके। तो आज का हमारा सेशन इसी उद्देश्य के साथ है कि हम अपने जैन प्रिंसिपल्स को, हमारी जो जैन लाइफस्टाइल है उसको हम अच्छे से समझ सके, जो हमारे साधु संतों ने हमें सालों से सिखाया है। बस उसी को एक नटशेल में बताना चाहूंगी। और पूरा विश्व, सबसे गर्व की बात है, पूरा विश्व हमारे जैन डॉक्ट्रिन्स पे शोध कर रहा है। कई नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं लोगों को, जापान से और पता नहीं कहां कहां से लोगों को, और बेस उनका जैन प्रिंसिपल है। आई विल बी शेयरिंग ऑल दोज इन माय प्रेजेंटेशन टुडे। सो उससे हमें और प्राइड आएगा। प्लस जब हम देखेंगे कि हमारे ही वैल्यूज को नोबेल प्राइज मिल रहा है, तो शायद हम भी उस वैल्यूज पर और डटे रहने के लिए ललायत होंगे। तो इसी के साथ मैं सबको प्रणाम करके आज का अपना प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले हमारे शरीर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहूंगी कि हमारा शरीर है क्या। हमारा शरीर है क्या? हमारी बॉडी क्या सिर्फ यही है जो हाड़ मांस से बनी है, जो हमें आंखों से दिख रही है, ये फिजिकल बॉडी? नॉट एट ऑल। ये फिजिकल बॉडी तो हमारी सबसे वीक बॉडी है, सबसे वीक बॉडी है। इसके अलावा हमारे 4 और शरीर हैं, 4 और कोश हैं हमारे, जो सूक्ष्म कोश हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, जो बहुत बहुत पावरफुल हैं। जैसा कि आप देख सक रहे हैं इस पिक्चर में, जो रेड बॉडी है वो है हमारा अन्नमय कोश, वो है हमारी फिजिकल बॉडी। बट ये बॉडी हमें आंखों से दिख रही है, जो जिससे हम हमेशा अपनी बॉडी सोचते हैं, वो हमारी बॉडी का जस्ट एक छोटा सा पार्ट है। वो अन्नमय कोश है जिसका पोषण हम खा के
पानी पी के, श्वास लेकर, ये सब चीजों से करते हैं। इससे भी पावरफुल बॉडी है जो आपको येलो में दिख रही है, वो है प्राणमय कोश। हमारे अंदर पूरा प्राण का जो संचार है, लाइफ फोर्स एनर्जी जो हमारे अंदर दौड़ रही है, वो ये प्राणमय कोश से ही आ रही है। और इसका पोषण हम प्राणायाम इत्यादि क्रियाओं से करते हैं। फिर ग्रीन में जो आपको दिख रहा है वो है हमारी माइंड बॉडी, हमारा मनोमय कोश। ये मनोमय कोश जो है वो प्राणमय कोश से ज्यादा पावरफुल है और हम इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे डिसीजन ये मनोमय कोश पर ही आधारित होते हैं। मनोमय कोश इज द सीट ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। हमारे सोच, हमारी भावनाएं इसी से ही निकलती है और हम इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आज जल्दी उठने का मन नहीं है, आज हमें ये खाने का मन है, वो करने का मन है। ये मन के पीछे जो दौड़ते हैं वो मन यही है, हमारा मनोमय कोश है। किंतु अगर मनोमय कोश पुष्ट नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा, बलिष्ठ नहीं होगा, तो शायद हमें रॉन्ग डिसीजंस करा देगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस शरीर को भी पुष्ट करना पड़ेगा और ये पुष्ट हो सकता है सामायिक के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट बॉडी है वो है हमारी, जो ब्लू कलर में आप देख सक रहे हैं, वो है ज्ञानमय कोश। ये बहुत ही पावरफुल बॉडी है और हमारा उद्देश्य इसी को एक्टिवेट करना होना चाहिए। यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड का सारा ज्ञान छुपा हुआ है। यही पर हमारा जो विवेक है वो है, और जब विवेक हमारा बलिष्ठ होता है तो हमारे सारे डिसीजंस करेक्ट होते हैं। इसके बाद आता है हमारा जो पर्पल में आपको दिख रहा है, आनंदमय कोश। ये है सत्यचित आनंद की अवस्था, जिस अवस्था को पाने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। जो 84 लाख योनि में हम भटक रहे हैं, वह इसीलिए भटक रहे हैं कि हम शायद इस अवस्था को फाइनली प्राप्त कर सके। तो ये थे हमारे 5 कोश। अब इसके बाद में थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहूंगी हमारे नाड़ीज और चक्रास की तरफ। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये हमारी 72,000 नाड़ियों के फोटो है। नाड़ी क्या है? नाड़ी हमारा एनर्जी मेरिडियंस है। यहाँ पे सारे लाइफ फोर्स एनर्जी इसी से ही दौड़ती है। हम खाना के बिना रह सकते हैं, हम श्वास के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम लाइफ फोर्स एनर्जी के बिना नहीं रह सकते। और इसी से हमारी ऑरा बनती है। जिसका लाइफ फोर्स एनर्जी जितना बलिष्ठ होता है, उसकी ऑरा इतनी पावरफुल होती है। विद्यासागर जी महाराज का ऑरा चेक किया गया था और उनकी ऑरा हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक रन कर रही थी। रामटेक में वो थे और उनका जो पावर था वो पूरा नागपुर तक आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ऑरा हमारा कितना पावरफुल होता है। और ये जो नाड़ी हमारी 72,000 नाड़ी है, उसमें 3 हमारी मेन नाड़ी है। जो रेड में दिख रहा है वो है ईड़ा, ब्लू में पिंगला और व्हाइट में सुषुम्ना। ये तीनों इंटरसेक्ट करती हैं और जहां जहां इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे हमारे चक्रास फॉर्म होते हैं। हमारे शरीर में ऐसे तो बहुत सारे चक्रास हैं, बट ये 7 प्रमुख चक्र है और ये चक्र एक लोटस कमल के फूल के समान है और ये लाइफ फोर्स एनर्जी को ब्रह्मांड से टैप करता है। कहते हैं कि 10% एनर्जी जो हम अपने लिए प्राप्त करते हैं अपने 5 शरीर के लिए, वो 10% आती है हमारे मुंह से, यानी कि हम जो भोजन करते हैं उससे। 20% आती है हमारे श्वास से, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उससे, और 70% एनर्जी आती है इन 7 चक्रों से। तो आप समझ सकते हैं चक्र हमारे लिए कितने कितने पावरफुल हैं। और आप देखेंगे हमारे जो महाराज साहब हैं, जो हमारे जैन सेंट्स हैं, मॉन्क है, कितने कितने दिनों तक, महीनों तक उपवास करके रहते हैं, खाना नहीं खाते। तो कैसे वो कर सकते हैं ऐसा? चक्रों के कारण। उनके चक्र जागृत हैं, इसलिए वो बिना भोजन के, और कई बार तो अपने श्वास को भी रोक सकते हैं, कई देर तक अपनी श्वास को रोक दे सकते हैं। तो भोजन के बिना, ऑक्सीजन के बिना, अपने चक्रों के पावर के कारण वो इस तरह से रह सकते हैं। ये चक्र और नाड़ी मैंने अपने पिछले सेशन में पावर ऑफ मंत्रास में बहुत डिटेल में कवर किया था। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप वो देख सकते हैं, क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, बट मैं ये सिर्फ इसलिए कवर कर रही हूँ कि आपको जानना होगा कि हम बने क्या चीज के हैं, तभी तो हम करेक्ट लाइफस्टाइल करेंगे। अभी तक हम सोच रहे हैं कि हम सिर्फ ये शरीर है, तो ये शरीर है तो हम उस शरीर के हिसाब से काम कर रहे हैं। बट जब हम समझेंगे कि नहीं, ये शरीर तो बहुत छोटा है,
इसके बाद मेरे 4 सूक्ष्म शरीर और हैं, और उन सूक्ष्म शरीरों में 72,000 नाड़ियां हैं, और वो 72,000 नाड़ियों में हमारे ये चक्र हैं, और ये चक्र ब्रह्मांड की एनर्जी को टैप करते हैं। तो आपकी इच्छा होगी कि मैं ऐसा जीवन यापन करूं कि मैं अपने चक्रों को जागृत कर सकूं। तो यही कारण था कि मैं आपको ये सारी स्लाइड्स दिखा रही हूँ और थोड़ा सा अपना ज्ञान आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये शरीर जो हम देख रहे हैं, क्या ये शरीर हाड़ मांस से ही बना हुआ है? नहीं। ये शरीर जो फिजिकल बॉडी आपके सामने है और आपका खुद का है, आप उसे फील कीजिए, ये हाड़ मांस से नहीं, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व नेचर से हमें मिलते हैं, और जब हम जाते हैं ये पांचों नेचर में विलीन हो जाते हैं। इसलिए हमें ये पांचों तत्वों की बैलेंसिंग पर भी बहुत फोकस करने की आवश्यकता है अपने लाइफस्टाइल में। अब ये तत्व किस तरह से हम पर वो करते हैं, तो वो भी हम देखें। जो जल तत्व है वो अराउंड 72% उसका पावर रहता है, वो 72% ऑफ आवर बॉडी को कॉम्प्राइज करता है। पृथ्वी तत्व 12% करता है, वायु 6%, अग्नि 4%, और बाकी जो आकाश है वो 16%। जल, इसलिए हमारे जैन धर्म में जल की बहुत महत्वता है। जल की स्लाइड पे आऊंगी तो बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगी, क्योंकि 72% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर, इसलिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। और जो अर्थ एलिमेंट है वो हो गया, जो फूड हम खाते हैं वो 12% का इंपॉर्टेंस रखता है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो 6% का इंपॉर्टेंस लेता है। अब इस ज्ञान के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने जैन लाइफस्टाइल के ऊपर में। तो जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो पहला चीज जो हमारे दिमाग में आता है वो है जैसा अन्न वैसा मन। हम जैसा खाते हैं हम वैसा ही सोचते हैं, क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं वो मात्र न्यूट्रिशन नहीं है, वो एनर्जी है, वो वाइब्रेशन है, वो बहुत बियॉन्ड है जो हम देख रहे हैं उससे, वो वाइब्रेट करता है। और हमारे जो जैन संत हैं, साधु है, हमारे तीर्थंकर है, उन्होंने इस बात को हजारों वर्ष पहले भली भांति समझा था। इसलिए उन्होंने बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शंस फूड के ऊपर हमें जैनिज्म में दिया है। मुझे डाउट है शायद ही कोई रिलीजन में इतना डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फूड के बारे में होगा। और इनफैक्ट आज के जो यंग जनरेशन है वो कई बार मजाक भी करती है कि जैनिज्म तो एक किचन रिलीजन है, हर चीज किचन से जुड़ी होती है, ये खाओ ये मत खाओ, इस समय खाओ उस समय मत खाओ, जमी कंद मत खाओ, हरा इसी समय खाओ, पानी छान के पियो। ऐसे बहुत सारे हमारे रूल्स हैं जो फूड के साथ में रिलेटेड हैं। तो आज अभी हम इस स्लाइड में हम अपने जो अन्न है उसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। सबसे पहला जो हमारे फूड के साथ में जो सब मेन बात है वो है वेजिटेरियन, शाकाहारी भोजन। हम जैनी जानने ही जाते हैं अपने शाकाहारी भोजन के कारण। तो क्यों शाकाहार जरूरी है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। जब कोई चिकन या फिश को स्लॉटर हाउस से हमारे प्लेट पे लाया जाता है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपको मालूम है क्या? उसे स्लॉटर हाउस में बहुत तड़पाया जाता है, तब उसके अंदर कैसे इमोशंस होते हैं? उसके अंदर बहुत सैड इमोशंस होते हैं, बहुत नेगेटिव इमोशंस होते हैं, बहुत डर के, फियर के इमोशंस होते हैं, बहुत एंजाइटी के इमोशंस होते हैं, बहुत बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इमोशंस होते हैं। और कई कई दिनों तक वो इस नेगेटिव इमोशन के साथ वो बेचारा जीव उस स्लॉटर हाउस में रहता है, और फिर एक दिन उसे मारा जाता है, और जब वो मरता है तब अगेन उसके अंदर बहुत ही भयावह इमोशंस होते हैं। तो उस जीव के जो इमोशंस है वो उसके उस शरीर में कैद हो गए हैं। अब जैसे ही वो जीव मर जाता है उसका डिके प्रोसेस चालू हो जाता है, लाइफ फोर्स एनर्जी खत्म हो गई, प्राण शक्ति नहीं है। जैसे ही
इस ब्रह्मांड में कहीं से भी प्राण शक्ति खत्म होती है, उसका डिकेइंग चालू हो जाता है, असंख्य बैक्टीरिया उसमें पनपने लग जाते हैं सूक्ष्म और स्थूल रूप में। तो वो जीव के अंदर असंख्य बैक्टीरिया पैदा होने लग जाते हैं जो कि सब अभक्ष्य हैं। और फिर इसे कोई फैक्ट्री में काफी अच्छे से इंजेक्ट किया जाता है डिफरेंट हार्मोन से, एंटीबायोटिक से, डिफरेंट पेस्टिसाइड से, और ये सब करके एक प्लेट में जो खाने वाला इंसान है उसके सामने सर्व कर दिया जाता है। तो दिखने में तो वो लग रहा है कि कुछ खाने का पदार्थ है, लेकिन in terms of energy it is the most negative thing that can be on earth। वो फुल ऑफ नेगेटिव इमोशंस के साथ है, फुल ऑफ नेगेटिव बैक्टीरियाज के साथ है, प्लस उसके अंदर जो भी पेस्टिसाइड वगैरह डाला गया है वो बहुत ही खराब है। तो ऐसा भोजन क्या भक्ष्य है? बिल्कुल भी नहीं, ये अभक्ष्य है। इनफैक्ट आज की स्थिति में जितने हेल्थ प्रैक्टिशनर है सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बी वेजिटेरियन टुडे इन दिस कोरोना पैंडेमिक एनवायरनमेंट। अगर आपको इस कोरोना महामारी से अपने आप को बचाना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो वेज बनिए। एंड आपसे शेयर भी करना चाहूंगी कि मेरे काफी जान पहचान के लोग हैं जो नॉनवेज हुआ करते थे, उन्होंने खुद आके मुझसे शेयर किया कि अब हम वेज बनना चाहते हैं और अभी तो हम वेज फूड ही सिर्फ खा रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, और शायद इस तरह का एनवायरनमेंट इसलिए भगवान ने क्रिएट किया कि हम अपने सब लाइफ में करेक्शन कर सके। नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के बारे में। सात्विक भोजन क्या है? सात्विक भोजन है जो फुल ऑफ प्राण शक्ति है, पॉजिटिव प्राणा एनर्जी के साथ में है, वो होता है सात्विक भोजन। ये भोजन पाए जाते हैं हमारे पेड़ पौधे वनस्पति में, हमारे ग्रीन लीव, ग्रीन वेजिटेबल्स, हमारे फ्रूट्स, हमारे जो चावल दाल, ये सब जो प्रकृति में हमें मिलते हैं शाकाहारी चीजें, वो सब सात्विक है। और जब हम इन्हें ग्रहण करते हैं या तो रॉ फॉर्म में, और अगर कुक भी करते हैं तो बहुत सम्यक भाव से, बिल्कुल मिनिमम ऑयल घी यूज करके, मिनिमम मसाला यूज करके, उसके स्वरूप को जितना हो सके मेंटेन करके जब हम उस भोजन को पकाते हैं तो वो सात्विक भोजन होता है, और वो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद आता है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन क्या है? जब यही हम वनस्पतियों को लेते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को लेते हैं, बट उसके स्वरूप को पूरा बदल देते हैं, खूब अच्छा कुकिंग करके, अपनी कुकिंग स्किल्स वगैरह को दिखा के, जब हम उसके स्वरूप को बदल देते हैं, उसे खूब मसालेदार, जायकेदार, अपने टेस्ट बड के अनुसार उसको जब हम ढाल देते हैं तो वो राजसिक बन जाता है। तो ये राजसिक भोजन जीरो प्राणा एनर्जी का होता है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। और सात्विक भोजन जहां हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ एनकरेज कर रहा है, राजसिक भोजन हमें भोग की तरफ एनकरेज करता है, ये हमारे वर्ल्डली डिजायर्स को और एग्रवेट कराता है। इसके बाद आते हैं हम तामसिक भोजन। तामसिक भोजन माने अभक्ष्य भोजन। ये भोजन तो हमें कदापि नहीं खाना चाहिए। तो तामसिक भोजन में जो चार्ट को टॉप करता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वो है नॉनवेज। हमें बिल्कुल नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरा होता है। इसके बाद जो भोजन माना जाता है तामसिक प्रकृति का, वो हो गया जो पैकेज्ड फूड आजकल हम देख रहे हैं। हमारे जैन सिद्धांत में माना जाता है कि कोई भी खाना अगर 3-4 घंटे के ऊपर बना हुआ हो गया तो उसमें नेगेटिव एनर्जी आ गई है, उसमें नेगेटिव प्राण शक्ति आ गई है, वह अभक्ष्य हो जाता है। तो ये जो पैकेज्ड फूड जो हमें आजकल मार्केट में मिल रहे हैं रेडीमेड सॉसेस वगैरह के साथ, 2 मिनट नूडल और ये सारी चीजें, ये सब अभक्ष्य कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि ये कब बनी है हमें पता नहीं, कितने प्रेजर्वेटिव्स उसमें डले हमें पता नहीं, और हमारे प्लेट में आ गया है, तो इसे हम जितना न खाएं उतना अच्छा है। इसी कैटेगरी में आता है जंक फूड। अब जैसा कि नाम है जंक, जंक माने कबाड़, तो जंक फूड खा के हमारा भी शरीर कबाड़ ही बनता है, कबाड़ खाएंगे तो कबाड़ ही बनेंगे। तो जंक फूड भी अभक्ष्य कैटेगरी में आता है। इसके बाद अगर हम तामसिक भोजन में अगर बात करें तो प्याज और लहसुन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जैन धर्म में निषेध है प्याज लहसुन का, और ये बहुत साइंटिफिक है तो ये वनस्पतियां, और ये बहुत अच्छी, आयुर्वेद में प्याज और लहसुन को बहुत अच्छा माना जाता है। इनफैक्ट अभी आयुष मंत्रालय ने जो कोरोना के लिए काढ़ा सबको सजेस्ट किया है, उसमें वो लहसुन की कलियां डलवाते हैं। तो लहसुन प्याज की बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। दे आर नॉट बैड, दे आर वेरी गुड। बट मेडिसिन को मेडिसिन की तरह खाएंगे कि मेडिसिन को फूड की तरह खाएंगे, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। मेडिसिन 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 की तरह खाया जाना चाहिए, और फूड फूड की तरह खाया जाना चाहिए। तो जो मेडिसिन है, ये गार्लिक को मेडिसिन माना जाता है, तो इसको हमें उसी क्वांटिटी में, उसी तरह से अगर हमें जरूरत है तो हम खाएं। लेकिन भोजन में इसका प्रयोग जो है वो तामसिक माना जाता है, क्योंकि प्याज लहसुन हमारे ब्रेन पर इफेक्ट करते हैं। वो एक नंबिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं हमारे ब्रेन में, और हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज पे इफेक्ट करते हैं। और जो इंसान बहुत इसका भक्षण करता है, बहुत खाता है, उसकी धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति कम होती जाती है, उसकी जागरूकता कम होती जाती है। ये भोजन के हिसाब से खाया हुआ भोजन नहीं माना जाता है। इनफैक्ट प्याज को जब हम काटते हैं तो क्या होता है, आंसू निकलते हैं, यानी हमारा शरीर खुद ही कह रहा है कि इसे मत खाओ, देखो आंसू निकल रहे हैं, फिर भी हम खा रहे हैं। तो प्याज और लहसुन को नहीं हमें खाना चाहिए। और इसके बाद हम जैन धर्म में जमीकंद को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो जमीकंद में ऐसी क्या बात है, जमीकंद यानी जमीन के नीचे उगने वाली चीजें। तो जमीन के नीचे जो चीजें उग रही है, क्या उसे सूर्य की रोशनी मिल रही है? नहीं। तो जिस चीज को सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है, उसमें प्राण शक्ति नहीं है, उसमें असंख्य बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, तो वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। प्लस अगर हम अपने जैन साइंस से भी देखें, तो जब हम फल फूल तोड़ते हैं, सब्जियां तोड़ते हैं, तो हम पेड़ से तोड़ते हैं और पेड़ पर कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब हम जमीकंद की चीजों को तोड़ते हैं तो हमारे पूरा का पूरा पौधा हमें उखाड़ना पड़ता है, तो ये एक हिंसा होती है। तो इसलिए हमें जमीकंद को भी निषेध किया गया है जैन भोजन से। अब अगला जो हम बात करेंगे वो है रात्रि भोजन के त्याग के बारे में। अब रात्रि भोजन का जो त्याग है, इसके बारे में आज की जो युवा पीढ़ी है उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू रहता है। मैंने कई यंग बच्चों से बात की और मैंने पूछा कि क्यों नहीं खाना चाहिए रात में, तो उनका कहना था कि भाई ये तो आज के लाइफ में वैलिड ही नहीं है। मैं बोली क्यों वैलिड नहीं है? तो देवर लाइक कि जब पुराने जमाने में लाइट नहीं हुआ करता था, हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी, तो हमें पता ही नहीं चलता था कब कीड़ा गिर गया हमारे खाने में, और उस समय अगर हमने वो खाना खाया तो फिर हमने वो कीड़े का भक्षण कर लिया, इसलिए रात्रि भोजन निषेध था। बट अब तो हमारे पास बहुत अच्छी लाइट सोर्सेज हैं, प्रॉपर लाइट है, हमें दिख रहा है हम क्या पका रहे हैं, हमें दिख रहा है हम क्या खा रहे हैं, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में रात्रि भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए? तो यस, ये एक रीजन उस समय वैलिड था, आई टोटली अग्री विथ यू, आप रॉन्ग नहीं है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस है जिसका ज्ञान उन्हें नहीं है। सबसे पहले तो एक बात ये कहना चाहूंगी जो मैं कई बार कह चुकी हूँ कि सूर्य की जो किरणें हैं उनमें वाइट प्राण तत्व है, प्राणा शक्ति है। तो रात में सूर्य की किरणें नहीं होती है। इस समय हम जो भी पकाएंगे और जो भी खाएंगे उसमें आपको असंख्य सूक्ष्म स्थूल बैक्टीरिया मिलेंगे, तो ये अच्छा नहीं है। और इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि भाई चलो हम धर्म को नहीं मानते, ये छोटे मोटे बैक्टीरिया क्या, हम बड़े बड़े जीवों को देख लेंगे, इतने बैक्टीरिया का हम क्या दिमाग लगाएं, ठीक है ओके नहीं मानिए, बट आप अपनी हेल्थ को तो मानोगे। तो जब हम सूर्यास्त के बाद खाते हैं यानी काफी लेट खाते हैं, तो खाने और सोने के बीच में हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता, गैप नहीं होता। तो क्या होता है इस समय, जब हमारे बीच में इनफ गैप नहीं होता तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन कर नहीं पाता है सोने के पहले। तो जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी हमारा डाइजेशन वर्क करता रहता है। सूर्य की किरणें नहीं होने के कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो डाउन हो जाता है, तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता।
एक और तो ये बात हुई, और दूसरी ओर हम जब सोते हैं तो मेन एक्टिविटी बॉडी की जो होनी चाहिए वो है रिपेयर एंड हीलिंग एंड ग्रोथ की एक्टिविटी। बॉडी ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज में, हीलिंग की एक्टिविटीज में बिल्कुल फोकस्ड रहता है। बट अगर हमारे पेट में खूब सारा खाना हो तो वो हीलिंग नहीं कर सकता, उसकी सारी एनर्जीज फोकस्ड हो जाती डाइजेशन में, और उस समय डाइजेशन भी बहुत स्लो चल रहा है बिकॉज उसे सनरेज नहीं मिल रही है और डाइजेशन भी बराबर नहीं हो पाता। तो इस तरह से हमारे अंदर काफी खाना रह जाता है जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, और ये खाना अंदर सड़ता रहता है, और सड़ने के कारण वो असंख्य बैक्टीरियाज को जन्म देता है जो बाद में जाकर स्टोन, सिस्ट और पता नहीं क्या क्या बीमारियों को पैदा करते हैं। आपने कभी सोचा है कि हमने तो अपने किडनी को काटा ही नहीं तो स्टोन घुस कैसे गया? यूट्रस को काटा ही नहीं तो सिस्ट कैसे आ गया? तो सिस्ट स्टोन ऐसे ही आता है, कोई जादू नहीं है, मैजिक नहीं है। मैजिक आप खुद कर रहे हो रॉन्ग लाइफस्टाइल से। आप खाओ, खूब खाओ रात में और सो जाओ खा के तुरंत, डाइजेशन नहीं होने दो, और फिर यही होगा, सिस्ट, स्टोन, यही सब हमारे शरीर में बन जाएंगे। और इस पर बहुत शोध हो रहा है, और शोध होके अभी एक नया टर्मिनोलॉजी इन द वर्ल्ड ऑफ न्यूट्रिशन आया है, उसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इट इज द लेटेस्ट फैड, द लेटेस्ट फैशन इन द फील्ड ऑफ डाइटिंग। आजकल सारे डाइटिशियंस ये इंटरमिटेंट फास्टिंग को ही रेकमेंड कर रहे हैं। तो क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग में? इंटरमिटेंट फास्टिंग कहता है कि हमारे जो लास्ट भोजन है दिन का, और जो हम फर्स्ट भोजन अगले दिन का लेते हैं, उसके बीच में मिनिमम 16 आवर्स का गैप होना चाहिए। द मोर द बेटर, बट मिनिमम 16 आवर्स। क्यों 16 आवर्स? बिकॉज 16 आवर्स हमें लगते हैं हमारे सारे खाने को, हम जो ग्रेन्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, चावल, रोटी, सब्जी, जितनी भी चीजें हम खाते हैं उन्हें डाइजेस्ट करने में हमें 16 घंटे के करीब लग ही जाते हैं। तो अगर हम 16 आवर्स का गैप रखेंगे तो व्हेन वी स्टार्ट eating the next day, we are totally free of all that we have eaten, and we have got no toxin remaining inside our body. So this is called intermittent fasting, और हमारे जैन धर्म में हम इसे कहते हैं रात की भोजन का त्याग। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बट बिकॉज ये आज का लेटेस्ट फैशन है तो शायद आप लोग को ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। इनफैक्ट मैं शेयर करूंगी कि ट्विटर के जो को फाउंडर है वो 22 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। मतलब दिन में होते 24 घंटे और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते 22 घंटे की, यानी कि वो एकासना करते हैं। हमारे जैन धर्म में उसे एकासना कहा जाएगा, क्योंकि 2 घंटे में एक इंसान एक टाइम से ज्यादा क्या खा लेगा, तो वो एकासना करते हैं। तो हमारे जैन धर्म के प्रिंसिपल्स को वो फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद मैं आना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा कंप्लीट फास्टिंग, उपवास, और आज के टर्मिनोलॉजी में उसे ऑटोफैगी कहते हैं। ये भी बहुत अभी बहुत ही लेटेस्ट इन थिंग हो रखा है, ऑटोफैगी। व्हाट इज ऑटोफैगी? ऑटो मीन्स सेल्फ, फैगी मीन्स टू किल, मतलब किलिंग द सेल्फ। व्हाट डू यू मीन बाय किलिंग द सेल्फ? हमारे शरीर में ये नेचुरल फिनोमिनन है ऑटोफैगी का, जिसमें हमारे अंदर जितने भी डैमेज, डिसफंक्शनल, बैड सेल्स होते हैं उनका हर सेकंड भक्षण होता रहता है, और उनका भक्षण होके हम न्यू सेल्स विथ बेटर लाइफ फॉर्स एनर्जी हम पैदा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बिकॉज ऑफ आर डिजीज कंडीशन, बिकॉज ऑफ आर एजिंग, हमारी ऑटोफैगी का जो प्रोसेस है वो बॉडी में धीरे धीरे स्लो डाउन होने लग जाता है। और जब ये स्लो डाउन होने लग जाता है तब हमारे जो डैमेज सेल्स हैं वो रिप्लेस नहीं हो पाते, तो वो ही मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। एंड दैट इज द की रीजन ऑफ कैंसर एंड मेनी अदर डेडली डिजीज। जापान के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है योशिनोरी ओशिमो। उन्होंने 2016 में एक नए कॉन्सेप्ट को इस दुनिया में लाया, उसे कहते हैं फास्टिंग इंड्यूस्ड ऑटोफैगी, और उन्हें नोबेल प्राइज मिला। आपको पता है क्या है फास्टिंग इंड्यूस्ड ऑटोफैगी? हंसोगे आप सुन के। जो हम निर्जला व्रत करते हैं ना, उपवास करते हैं 24-36 घंटे का, वही है फास्टिंग इंड्यूस्ड ऑटोफैगी। बस बहुत हाई फाई नाम मिल गया है और इसे नोबेल प्राइज मिल गई है तो शायद हमारे इंटरेस्ट और ज्यादा आ जाएगा इस पे। बट हमारे जितने भी जैन मॉन्क्स हैं, सेंट्स हैं, हमारे साधु महात्मा हैं, सालों से, हजारों सालों से हमें इसके ऊपर बता रहे हैं कि करो, उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो।
तो क्या होता है ये फास्टिंग इंड्यूस ऑटोफैगी में? जब हम अपने बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं डालते हैं, हम जब फास्टिंग कंडीशंस में रहते हैं, तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक ऑटोफैगी के प्रोसेस को ट्रिगर कर लेता है और जितने भी नेगेटिव सेल्स है, डैमेज डिस्फंक्शनल सेल्स है, उनका भक्षण करना चालू कर देता है और हम डिजीज फ्री हो जाते हैं. सो वी कैन इंड्यूस ऑटोफैगी इन आवर बॉडी बाय गोइंग ऑन फास्ट. 36 आवर्स फास्ट, 48 आवर्स फास्ट, 72 आवर्स फास्ट. हमें फास्टिंग करना चाहिए. और जो इंसान रेगुलर बेसिस में फास्टिंग करता रहता है, वो उसकी एंटी एजिंग होती है. इसमें भी आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा. एंटी एजिंग होने लग जाती है बिकॉज हमारे जितने बूढ़े सेल्स है वो रिप्लेस किससे हो रहे हैं? यंगर सेल से. तो वी स्टार्ट लुकिंग यंगर एंड मोर ब्यूटीफुल एंड बेटर. और डिजीज जो हमारी ठीक हो रही है वो तो उसको मैं साइड में ले लूंगी, वो तो साइड इफेक्ट्स है. आप सुंदर देख रहे हो, वो मेन बात है. तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑटोफैगी. नेक्स्ट मैं आना चाहूंगी सम्यक भोजन. जैन धर्म सम्यक भोजन पर बहुत ज्यादा फोकस करता है कि भाई हम रात्रि में ना खाएं, हम ऐसा खाएं. बट जब हम का एकासना भी अगर हम कर रहे हैं तो भाई लिमिट में करें. पारना भी अगर हम कर रहे हैं तो लिमिट में करें. ये नहीं कि हमने 36 घंटे का उपवास कर लिया और फिर हम इतना गबागब खा लिए कि बस फिर बैंड बज गई हमारी बॉडी की. बिल्कुल नहीं. सम्यक भोजन. क्यों सम्यक भोजन? एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी. मिक्सर होगा आपके किचन में. अगर आप उस मिक्सर को ठसाठस भर दो टमाटर से और उसे चलाओ, तो टमाटर पीसेगा क्या? कहाँ से पीसेगा? जगह ही नहीं है पीसने की. बेचारा ढ ढ ढ करता रहेगा, टमाटर वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, शायद मिक्सर खराब हो जाए. तो यही हमारी बॉडी का होता है. हमारी बॉडी का जो मिक्सर है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारा स्टमक है हमारी बॉडी का मिक्सर. और जब हम इस स्टमक को, और स्टमक का साइज क्या आपको पता है क्या? उसका साइज है मुट्ठी बराबर. आप सब अपनी मुट्ठियां बनाए. साइज ऑफ अ फिस्ट. हमारा एक मुट्ठी के बराबर हमारा स्टमक इतना छोटा है. अब आप सोचिए इस छोटे से स्टमक के अंदर आप क्या क्या भर रहे हो. अब सिर्फ जब भी खाओ आप इस अपनी मुट्ठी को याद करो और सोचो कि इस मुट्ठी में समा सक रहा है क्या जो मैं खा रहा हूँ. नहीं समा सक रहा है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, अब मत खाओ, मत टॉर्चर करो अपने स्टमक के ऊपर. वी रियली टॉर्चर आवर स्टमक द मोस्ट. तो ये जो हमारा स्टमक है वो मुट्ठी समान है. और जब हम इसको ठसाठस भर देते हैं तो वो वर्क नहीं कर पाता है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. और जब खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इट स्टार्ट्स रॉटिंग इन द बॉडी. वो बैक्टीरियाज और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जन्म देना शुरू कर देता है और रॉट करता है. और हमारे बॉडी में, जैसा मैंने कहा, सिस्ट और अल्सर और स्टोन, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी में आ जाती है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम हिसाब से खाएं. तो हिसाब क्या है? हमारे जैन धर्म का हिसाब है कि अगर हमें इतनी भूख है तो हम अपनी भूख का आधा अन्न से भरें. जो भोजन कर रहे हैं उससे हम अपना आधा पेट भरें, 1/4 पानी से भरें और 1/4 हवा के लिए छोड़ दें ताकि वो हिलडुल सके. तो अगर हम इस हिसाब से खाएंगे तो हमारा हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा. फाइनल में आना चाहूंगी राइट वे ऑफ ईटिंग. सही तरीका क्या है भोजन करने का? भाई हम वेज खाना खा रहे हैं, हम सात्विक भोजन कर रहे हैं, सूर्यास्त के पहले खा रहे हैं और हम बीच बीच में उपवास भी कर रहे हैं, सम्यक भाव से भी खा रहे हैं. तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम खाने बैठ रहे हैं, अपने भोजन के सामने, उस प्लेट के सामने बैठ रहे हैं, तो कैसे खाएं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फूड है वो एनर्जी है. इट इज लाइफ फॉर्स एनर्जी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस एनर्जी को प्रणाम करें, उसे ग्रैटिट्यूड दें. जैन धर्म है ही ग्रैटिट्यूड का धर्म. तो हम उस एनर्जी को ग्रैटिट्यूड दें कि जहां से भी आई हैं आपको कोटि कोटि प्रणाम और मैं आपको ग्रहण करने वाला हूं. और प्लीज आप मेरे शरीर का पोषण करें और मेरी शक्तियों को बढ़ाएं. इस तरह से आप प्रार्थना करें. और प्रार्थना करके क्या फटाफट कटक कटक खा जाना है क्या? नो, नॉट एट ऑल. 32 times we need to chew the food. हमें अपने खाने को एटलीस्ट 32 बार चबाना है. क्या कारण है 32 बार चबाने का? दांतों की एक्सरसाइज करनी है. हाँ, वो तो हो ही जा रही है, बट उससे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे माउथ में भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं. हमारे स्टमक की लोडिंग कम हो, हमारा स्टमक बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है, उसकी लोडिंग कम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने खाने को इतने अच्छे से चबाएं कि पार्शियल डाइजेशन हमारे मुंह में ही हो जाए.
और जब वो स्टमक में जाए तो स्टमक पर एक्स्ट्रा प्रेशर न क्रिएट हो और वो जल्द से जल्द डाइजेस्ट हो सके। तो ये था भोजन के बारे में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड में 12% लिखा है। मैंने बताया था 5 तत्व के स्लाइड में कि भोजन जो है वो हमारे अर्थ एलिमेंट का हिस्सा है और वो हमारे बॉडी की नीड का 12% है। तो आप सोच रहे होंगे 12% है, ओनली 12%, और उसके लिए इतनी हाई तौबा। यस, वही बात है कि है तो सिर्फ 12%। और जब मैंने चक्रास के बारे में बताया था तो मैंने बताया था जो हम भोजन मुंह से खाते हैं हमें सिर्फ 10% प्राण शक्ति मिलती है उससे। तो इतना कम परसेंटेज है, बट शायद हम अपना पूरा जीवन खाना बनाने, खाना खिलाने और उसी में ही हम लगा देते हैं। बट स्टिल दैट इज इम्पोर्टेंट। सो अगर हम ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो शायद हमारा वो खाना भी अमृतमय बन जाएगा। इसके बाद आना चाहूंगी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड दैट इज ऑन वाटर। Water is most important because it comprises 72% of our body. हमारा शरीर का 72% पानी का बना हुआ है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो पानी ग्रहण कर रहे हैं वो बराबर हो। अब इसमें भी आप लोग को बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर से एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाटर पे बहुत शोध किया। उनका नाम था मासारू इमोटो। फोटो भी दिए है मैंने उनकी आपके सामने। तो ये मासारू इमोटो जी ने एक शोध किया और उन्होंने पाया कि वाटर जो है उस वाटर में मेमोरी है। हम जब उस वाटर को बहुत प्यारे प्यारे शब्द कहते हैं, लव के, ग्रैटिट्यूड के, तो बहुत हैप्पी हो जाता है और ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन कलरफुल फॉर्मेशंस क्रिएट करता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज करके वो क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लेता है। और वहीं जब हम, आप देख सकते हैं वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कितना ब्यूटीफुल है। और वहीं जब हम अपशब्द कहते हैं या हम बहुत रॉक टाइप की म्यूजिक या कुछ इस तरह का अनरिदमिक कुछ वाटर के सामने करते हैं तो वो बहुत ही अगली पैटर्न्स क्रिएट करता है। आप देख सकते हैं कैसे पैटर्न्स होते हैं, डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनफैक्ट उन्होंने ये भी पाया कि जब हम कुछ अच्छे सोर्स से वाटर को कलेक्ट करते हैं कि भाई कोई अच्छा कुआं हो, अच्छा तालाब हो, अच्छा सरोवर हो जहाँ का पानी बहुत ही स्वच्छ, बहुत अच्छा है, तो वहां पे आपको इस तरह से ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म्स प्राप्त होंगे। और जहां पर ये वाटर सोर्स पोल्यूटेड है, अच्छा नहीं है, वहां पे इस तरह से डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर में मेमोरी है और वाटर अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अपनी परिस्थिति के हिसाब से चेंज कर सकता है। तो अब आप ये समझिए कि जो पानी हम पी रहे हैं अपने घर के नल से पी रहे हैं और सोर्स कहाँ था, कहीं पे कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, कहीं पे तो कोई सोर्स था। तो सोर्स से लेकर आपके नल तक आने की जो जर्नी थी वाटर की, वो कैसी थी? बहुत प्लेजेंट थी, बहुत हैप्पी वाली थी, खुश, एकदम हैप्पीनेस से भरी हुई एनर्जी थी क्या? वो जर्नी थी क्या? नहीं, नॉट एट ऑल। दैट जर्नी वाज रियली रियली बैड, इट वाज वेरी नाइटमेरिश। कहाँ कहाँ से उसे कौन से पाइप से डाला गया उस वाटर, वाटर में लाइफ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वाटर इज फुल ऑफ लाइफ। तो वो जो लाइफ वाला, प्राण शक्ति वाला जो जीव है, वाटर है, वो जब अलग अलग जगह से जा रहा है, कहीं से जोर से गिर रहा है, कहीं से कुछ पाइप में घुस रहा है, फिर कहीं बेंड कर रहा है, कहीं ट्विस्ट कर रहा है, इतना कुछ करते करते जब आपके नल पर पहुंचता है तो उसकी हालत क्या होती है? उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इट इज इक्विवेलेंट टू पॉइजन। इसलिए आजकल हम क्या करते हैं, हम अपने घर में आरओ फिट करते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह लगाते हैं ताकि हम वाटर को क्लीन कर सकें। तो पहला स्टेप तो हम अचीव कर रहे हैं कि वाटर क्लीन हुआ, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंप्रूव हुई क्या? नहीं, अभी तक नहीं हुई। हमने खाली फिजिकल लेवल पे वाटर को क्लीन कर लिया। हम वाटर को बॉईल भी करते हैं, जो भी बहुत अच्छा स्टेप है, और उसके बाद हम वाटर को स्टोर करते हैं कोई भी एक प्रॉपर पात्र में, चाहे कॉपर का हो। इसलिए आजकल बहुत कॉपर के
जो कंटेनर्स है, कॉपर के जग्स है, वो सबका बहुत आजकल काफी बताया जा रहा है कि इसमें वाटर को स्टोर करना चाहिए। अगर नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट एक कॉपर की बॉल को ही डाल दो पानी के अंदर, तो वो बहुत रिचार्ज कर देगा वाटर को। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब हमने टैप से वाटर को लिया तब वो वाटर पॉइजनस था, इट वॉज नॉट गुड। इसलिए अगर आप ग्लास लेके नल पे जाते हैं और सीधा नल से पानी भर लेते हैं तो प्लीज ना करें। अगर वो आरओ से भी आ रहा है तो भी उसमें फिजिकल क्लेंजिंग हुई है, बट एट द मॉलिक्यूलर लेवल इट इज स्टिल पॉइजनस। इट इज हाईली रिकमेंडेड बाय आवर जैन सेंट्स, हमारे जैन इसमें है कि वो जल को आप अगर बॉईल करना चाहें तो बॉईल करें, नहीं तो आरओ का है तो बॉईल इज एन ऑप्शनल पॉइंट, बिकॉज आरओ काफी हद तक क्लेंजिंग कर देता है। आप उसे स्टोर करें और कुछ समय तक उसे शांति से रहने दें। जब हम उस वाटर को स्टोर करते, वाटर एज मेमोरी, तो उसकी जो ओल्ड मेमोरी है उससे वो एक काम एनवायरनमेंट में आ गया है, तो उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फिर से इंप्रूव हो जाएगी। तो जब वो पॉइजन था, पॉइजन से स्टोर करने के कंडीशन पे वो फिर से वाटर बन गया। अब जब हमें पीना है तो हम उस वाटर को अपने हाथ में लें। अब हमें इस वाटर को क्या बनाना है? अमृत बनाना है, इस क्रिस्टलाइन फॉर्म जैसा बनाना है। तो अमृत कैसे बनाएंगे? जब हम ग्रैटिट्यूड के शब्द बोलेंगे। इमोटो जी ने हमें बताया है कि जैसे हम लव एंड ग्रैटिट्यूड के प्यारे शब्द बोलते हैं, हम ऐसे मंत्र सुनाते हैं, तो वाटर बहुत हैप्पी हो जाता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म क्रिएट करता है। तो जब हम मंत्रित करते हैं अपने जल को, तो वो जल अमृत बन जाता है। तो नल का जो जल था वो था पॉइजन, पॉइजन से हमने जब स्टोर किया तो उसे बनाया जल, और उसको जब मंत्रित कर दिया तो वो बन गया अमृत। और यही फिलॉसफी हमारे जैन की फिलॉसफी है, राइट वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हम सबसे पहले फिल्टर करते हैं। आरओ तो आज आया है, लेकिन अनादिकाल से हमारे पास एक छलनी होती है जो लगाई जाती है, जिससे हम अपने पानी को छानते हैं। बिना छाना पानी अलाउड नहीं है जैन धर्म में। मेरी मम्मी, आरओ का भी पानी होता है तो भी हर नल में वो छलनी, कहा था कि बाथरूम के भी नल में वो छलनी लगी हुई है। छलनी मस्ट है हमारे जैन धर्म में, क्योंकि उससे फिल्ट्रेशन हो रहा है। बट आजकल आरओ है तो वो फिल्ट्रेशन कर ही दे रहा है, बट यस, दे आर डूइंग डबल। हम चाहें उसको बॉईल कर सकते हैं, बॉईल कर लिए तो उसमें और जो एक्स्ट्रा बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं। फिर हम उसे स्टोर करें, स्टोर करके उसको राइट एनवायरनमेंट में आने दें, और स्टोर करने के बाद में उससे ग्रैटिट्यूड के शब्द बोले कि हे जल देवता, वरुण देवता, आप मेरे शरीर में जाने वाले हो और आप प्लीज इसका पोषण करना, अच्छा करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप उसे ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, कुछ अच्छे मंत्र बोल सकते हैं, और मंत्रित करके जब आप इस जल का सेवन करेंगे तो वो जल नहीं अमृत रहेगा और आपके 72% बॉडी का पोषण करेगा। तो है ना बहुत आसान अपने 72% बॉडी को टेक केयर करना। 12% के लिए तो बहुत झमेले करते हैं हम, 72% को कितना आसान है हैंडल करना, कर लिया जाए अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्लीप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे बॉडी का जितना भी ग्रोथ और जितना भी करेक्शन हो रहा है, हीलिंग हो रही है, वो सब स्लीप में हो रही है। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि वो जो स्लीप है सिर्फ बॉडी की स्लीप ना हो, बॉडी माइंड सोल तीनों लेवल पे वो स्लीप हो। इसे कहते हैं योग निद्रा। जब हम योग निद्रा की स्थिति को पहुंच पाते हैं, वही करेक्ट स्लीप होती है। और हम कब ऐसी स्लीप ले सकेंगे? जब हम इन टैंडम विथ नेचर चलेंगे, जब हम प्रकृति के साथ चलेंगे, तभी वो स्लीप हमारे लिए कारगर हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पॉइंट, अर्ली टू बेड। अर्ली टू बेड मतलब कितना अर्ली? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा बॉडी जो है वो हीलिंग प्रोसेस को ट्रिगर करता है, और उसका ट्रिगर का एक इंटरनल क्लॉक है, उसका एक टाइमिंग फिक्स है। हमारा टाइम फेल हो सकता है, बट हमारा बॉडी बहुत 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 ज्यादा पंक्चुअल है। शार्प 9 PM इट स्टार्ट्स द ट्रिगर प्रोसेस फॉर द हीलिंग एक्टिविटीज। और कब तक वो करता है हीलिंग? टिल 3 AM। रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक हमारी बॉडी की सारी हीलिंग प्रोसेस और ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज होती है। अब आप लोग खुद सोच लीजिए कि आप कब सो रहे हैं।
कोई 10 बजे सोच रहा है, कोई 12 बजे सो रहा है, शायद यहाँ पे कुछ लोग हों जो 1, 2, 3 बजे भी सोते हों, तो आई एम सॉरी टू से टेल देम कि आप जितना लेट सो रहे हैं, आप अपनी बॉडी को उतना कम समय दे रहे हैं हीलिंग के लिए। आपकी बॉडी सो तो रही है, बट वो सिर्फ बॉडी सो रही है, उसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट आप जितना हो सके 9 बजे के करीब सोएं, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट हीलिंग का ले सकें। अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये बचपन पे बहुत सुनती थी, बहुत बोलती थी, मीनिंग उतना नहीं समझ में आया था। जब गुरुओं का सानिध्य मिला, उन्होंने ज्ञान दिया, तो समझ में आया कि यस, ये हमारे जीवन का महामंत्र है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू राइज मतलब, अर्ली टू राइज मतलब एज अर्ली एज, यू गॉट इट राइट, 3 AM। क्योंकि 3 AM के बाद सोना तो कोई फायदा ही नहीं है ना, सोना इट इज ऑफ नो यूज। हीलिंग प्रोसेसेस कुछ नहीं हो रहे हमारी बॉडी में, हम खाली अपने मन मर्जी का सो रहे हैं, सिर्फ मन मर्जी का सो रहे हैं हम, कुछ फायदा हमें नहीं हो रहा है। प्लस 3 से 6 का जो समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त का समय। ये समय है डिवाइन एनर्जीज का समय है। पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं वो इस समय जागृत होती हैं, और इस समय अगर हम सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, इस तरह के अगर हम उच्च कोटि के क्रियाएं करते हैं, तो वो मल्टीपल टाइम्स हमें बेनिफिट देता है, हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है, हमें इमेंस पावर्स हमारे अंदर क्रिएट करता है, हमारे इंट्यूशंस को मतलब I have no words to tell you. The list is endless. बस आप समझ जाइए कि अगर आपने अपने जीवन में इस ब्रह्म मुहूर्त की थ्योरी को अपना लिया, तो there is no stopping. There is no stopping. आपकी संकल्प सिद्धि, मतलब संकल्प सिद्धि मतलब कि आपने जो संकल्प लिया मन में कि मुझे ये करना है, ब्रह्मांड आपको करके देगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। It will be given to you on a platter. आपको वाक सिद्धि हो जाएगी, मुंह से जो बात निकली वो पूरी होगी, क्योंकि आप उस डिवाइन एनर्जीज के साथ में आप समय व्यतीत कर रहे हैं, एनर्जीज का आदान प्रदान हो रहा है, आप उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही डिवाइन समय है, और ये 3 बजे से 6 बजे का समय है। आई कैन अंडरस्टैंड धीरे धीरे ही उस समय तक आप लोग पहुंच पाएंगे, बट सूर्योदय के 40 मिनट्स 20 मिनट्स पहले तक भी जो समय है वो बहुत अच्छा और पावरफुल होता है। तो आप लोग की एटलीस्ट कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके सिटी का जो भी सूर्योदय का समय है, 6 बजे का है, 5:30 का है, 5 का है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, आप उसके एटलीस्ट आधी पौन घंटे पहले तो उठ ही जाएं, कि ब्रह्म मुहूर्त की फुल बेनिफिट को नहीं ले सके तो पार्शियल को तो ले ही ले। तो ये था अर्ली टू राइज के बारे में। नेक्स्ट है क्वालिटी नॉट क्वांटिटी ऑफ स्लीप। हमारी क्वांटिटी ऑफ स्लीप नहीं डिसाइड करता है कि हमारी नींद कितनी अच्छी हुई। हम 10-10, 12-12 घंटे भी सो लेते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो सर भारी होता है, चक्कर से आते हैं, अच्छा नहीं लगता, होता है ना। आई एम श्योर आप लोग, कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा। और वही हमारे जो गुरु महात्मा हैं, हमारे संत हैं, जैन मॉन्क्स हैं, सेंट्स हैं, वो 2 घंटा 3 घंटा सोते और इतने सुपर एक्टिव रहते। कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज वो क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं, क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। सो हाउ कैन वी गेट क्वालिटी स्लीप? सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्वालिटी स्लीप इज यू मेंटेन दैट 9 to 3 का साइकिल। आप जितना हो सके वो, अगर आप 9 बजे नहीं भी सो सके तो कोशिश करिए 10 तक सो जाएं, 10:30 तक सो जाएं। आप जितना हो सके कोशिश करें 9 बजे के आसपास सो सकें, ताकि आपको हीलिंग के लिए मैक्सिमम समय मिल सके। सेकेंड पॉइंट है हमारा भोजन का समय, क्योंकि अगर हमने खाना खा के, हमने 8 बजे भोजन किया और 9 बजे सो गए, हीलिंग होगी क्या हमारे बॉडी की? नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारी हीलिंग एनर्जी तो डाइवर्टेड हो गई वेस्ट वर्क में। हमने सारी हीलिंग एनर्जीज को बिजी कर दिया किसमें? डाइजेशन के प्रोसेसेस में। तो
हमारा हीलिंग स्टॉप हो गया। तो इट इज मैंडेटरी दैट वी शुड हैव 3 to 4 hours ऑफ गैप बिफोर ईटिंग, बिटवीन ईटिंग एंड स्लीपिंग, क्योंकि अगर हम दोनों के बीच में गैप नहीं रखेंगे तो हमारी जो हीलिंग फैकल्टीज है वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगी। फिर आप 9 बजे रोज सो जाओ और बोलो कि मुझे तो कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा? बेचारा हीलिंग काम ही नहीं कर सका, उसे आपने काम ही नहीं करने दिया। प्लीज लेट इट वर्क। आप 3 घंटा पहले खाएं। तो सेकेंड पॉइंट क्वालिटी स्लीप का है कि ईट एटलीस्ट 3 hours बिफोर। एंड थर्ड पॉइंट है for quality sleep is what activities are you doing just before you go off to sleep? आप कर क्या रहे हैं सोने के ठीक पहले? क्या आप फेसबुक चेक कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, कि आप अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन्हें डांट रहे हैं, दिन भर में जो जो बुरा हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं, और यही सब करते करते धड़ाम सो गए हैं? तो क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस किस में लगा था? नेगेटिव इमोशंस में। तो पूरी रात वही नेगेटिव इमोशंस एक्टिवेटेड रहेंगे आपके अंदर। अगर आपको क्वालिटी स्लीप चाहिए तो आपको शांति कर्म करना होगा रात में। हमारा जो दिन है वो 3 टाइप के कर्म में डिवाइडेड है। मॉर्निंग का समय है देव कर्म का, जैसा मैंने कहा 3 से 6 डिवाइन एनर्जीज एकदम बलिष्ठ है, पावरफुल है। आप उस समय सामायिक कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, तप कीजिए, जप कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ऑल गुड गुड एक्टिविटीज फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। दिन का समय है हमारे काम का, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी लाइफ की, जो जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, उसका 200% फुलफिलमेंट करिए दिन के समय। और रात का जो समय है वो है शांति कर्म के लिए, परिवार के साथ मिलकर प्यार से बात करने के लिए, उनके साथ अच्छा समय बिताने के लिए, प्यार के 2 बोलने के लिए, ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए, सब अच्छे अच्छे काम करने के लिए, जिससे हमारा मन खुश हो, हमारा प्यार बढ़े और सब अच्छी बातें हो। तो यह है शांति कर्म। तो जब आप शांति कर्म करके सोते हैं तब अगेन आपका एनर्जीज लगा हुआ है पॉजिटिव एक्टिविटीज में, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पॉजिटिविटी में रहेगा और आप बहुत अच्छा स्लीप ले पाएंगे। इनफैक्ट इट इज एडवाइज्ड कि आप सोने के ठीक 5-10 मिनट पहले कुछ मंत्र की चैंटिंग कर लें, अगर मेडिटेशन करती हूँ तो मेडिटेशन कर लें, कुछ तो भी एक ऐसी एक्टिविटी करें जो आपके माइंड को काम करे, आपके माइंड को कुछ अच्छी चीजों में लगाए, तो इससे आपकी स्लीप और बेटर होगी। तो अगर आपको क्वालिटी स्लीप चाहिए तो 3 चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। स्लीप एज क्लोज एज टू 9 PM। सेकंड, ईट एटलीस्ट 3 to 4 hours बिफोर यू गो टू स्लीप। एंड थर्ड इज डू शांति कर्म, कुछ अच्छा कर्म जस्ट बिफोर यू स्लीप। कीप ऑल योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अवे। सोने के 1 घंटे पहले से प्लीज उनको सबको दूर कर दीजिए। दे गिव वेरी बैड वाइब्रेशन, उनके रेडिएशंस बहुत खराब है, हमारी बॉडी को पूरा डिस्टर्ब करके रखते हैं। तो हमें दिन में उन्हें यूज करना है, कर ले जी भर के, लेकिन सोने से पहले सबको दूर कर दिया जाए, सबको त्याग दिया जाए, तो इससे हमारी स्लीप जो है बहुत अच्छी होगी। अब मैं आना चाहूंगी माय मोस्ट फेवरेट स्लाइड पर जो आप लोग को थोड़ा सा डरा भी देगा, बट यस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते जाएं, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो द करेक्ट साइकिल प्रेस्क्राइब्ड बाय मदर नेचर, जो अभी तक हमने पूरा जो डिस्कशन किया उसका एक समेशन मैं इस स्लाइड में करना चाहूंगी। जो हमारी प्रकृति माँ है, जो हमें चाह रही है कि हम किस तरह का जीवन यापन करें, और शायद हम वही यापन करने के लिए आए थे बट हम भटक गए इधर उधर। तो हमें खाना पड़ेगा 6 बजे तक, क्योंकि हमें सोना है 9 बजे। अगर हमें 9 बजे सोना है तो 3 घंटे पहले खाना होगा। हमने अभी ये बात पर अग्री किया। तो अगर 3 घंटे पहले खाना होगा तो कब तक खाना होगा? शाम 6 बजे तक। यानी कि रात्रि भोजन का ऑटोमेटिक त्याग हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैं जैन प्रिंसिपल्स की कोई बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रही हूँ एज अ, मे बी आप समझ लो, एक वेलनेस एक्सपर्ट, एज अ हेल्थ एक्सपर्ट। मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ कि आपके गुड हेल्थ के लिए आप आए हो और कह रहे हो कि भाई मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत बीमारियां हैं, बहुत सारी सर्जरी लगता है मेरे बॉडी पे ड्यू होने वाली है, व्हाट शुड आई डू? So this is a very simple formula prescribed by Mother Nature, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं चाहूंगी कि जब ये स्लाइड कंप्लीट होती है तो आप सब इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने रूम में चिपका लें, ताकि हम धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस कर सकें। तो हमें
अगर सोना है 9 बजे तो उसके 3 घंटे पहले हमें खाना पड़ेगा, यानी शाम को 6 बजे तक हमें खाना होगा। ऑटोमेटिक हमारा रात्रि भोजन का त्याग हो गया। 6 घंटे की स्लीप हमारे लिए इनफ है अगर हम क्वालिटी स्लीप लेते हैं। तो 6 घंटे के लिए अगर हम सोते हैं तो कितने बजे उठ गए? 3 बजे। उठे कि नहीं उठे ब्रह्म मुहूर्त में? अभी तक सबको डर लग रहा था। मुझे यहाँ पे चेहरे दिख रहे लोगों के, जैसे ही मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 बजे, बहुत सारे लोगों की एकदम आंखें बड़ी हो गई, मुंह खुल गए, घबरा गए। बट हम यहाँ पे खुद ही देख सक रहे हैं कि अगर हम 9 बजे सो रहे हैं तो हम आराम से 3 बजे उठ सकते हैं। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज गुड इनफ इफ द स्लीप इज क्वालिटी स्लीप। तो हम 3 बजे उठ गए। 3 बजे उठने के बाद में जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट था कि 16 घंटे बाद ही हमें नेक्स्ट मील लेनी है, तो अगर हम उसको मेंटेन करते हैं तो हमने ब्रेकफास्ट कितने बजे किया? 10 बजे किया, राइट? तो और 10 बजे अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो एकदम करेक्ट है, बिकॉज मॉर्निंग का टाइम हमारे सारे देव कर्म है, हम योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी हमारी सारी एक्टिविटीज हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो 10 बजे के पहले यू कैन टेक समथिंग लाइक वेजिटेबल जूस, कोकोनट वाटर, बट नॉट एनीथिंग हैवी। लाइक आप मिल्क नहीं ले सकते, वो काफी हैवी होता है। उसे ग्लास ऑफ मिल्क इज इक्विवेलेंट टू 1 फुल मील। तो हम ऐसा कुछ नहीं ले सकते कि जो हमारे बॉडी को डाइजेशन के लिए बहुत वो करे। तो हमें क्या फास्ट ये करना होगा कि हम ऐसा कुछ खाएं जो हल्का रहे। तो हम अ ग्लास ऑफ वेजिटेबल जूस ले सकते हैं या कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बट एनीथिंग हेवी वी वांट टू ईट शुड ओनली हैपन आफ्टर 10 AM. So this is giving us a very beautiful लाइफस्टाइल फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ अस कि हमारे दिन का पहला भोजन ब्रेकफास्ट है वो 10 बजे होना चाहिए। उसके अकॉर्डेंस में लंच हम 1 बजे या 2 बजे ले सकते हैं, और 6 बजे हमने डिनर कर लिया, 9 बजे हम सोने चले गए और 3 बजे हम उठ गए। इज दिस अचीवेबल? इज दिस अचीवेबल? This is very much achievable, but not at one go. Not at one go. Of course, slow and steady wins the race. धीरे धीरे हम अपने बॉडी को शॉक भी नहीं दे सकते। अगर हमारा डिनर टाइम आज 8 o'clock है या 7:30 है, लेट्स रिड्यूस बाय हाफ एन आवर। सबको हाफ एन आवर कर्टेल कर दे। डिनर को अगर हमारा डिनर टाइम 8 बजे का तो उसे 7:30 कर दिया जाए। सोने का टाइम 11 का है तो उसको 10:30 कर दिया जाए। उठने का टाइम अगर 7 बजे का है तो उसे 6:30 कर दिया जाए। ब्रेकफास्ट का टाइम अगर 9 बजे का है तो उसको थोड़ा 9:30 पे शिफ्ट कर दिया जाए। मतलब मेरा कहना है कि लेट्स स्टार्ट ट्राइंग, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट मंत्रा। आज जितनी भी शोध हो रही हैं, जितनी भी रिसर्च हो रहे हैं मेडिकल फील्ड में, हेल्थ को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, वह यही रेकमेंड कर रहे हैं। और ये रेकमेंडेशन आज से हजारों साल पहले हमारे जैन साधु संत, हमारे तीर्थंकर ने हमें ऑलरेडी दे दिया था। We should be proud of our religion. We should be proud कि कितना साइंटिफिक है। आज दुनिया शोध कर रही है, आज नोबेल प्राइज मिल रहे हैं। वो ऑटोफैगी की नोबेल प्राइज कब मिली थी? 2016 2016 में मिली है, जस्ट 4 years बैक। ये उपवास के ऊपर में, और उपवास कर रहे हजारों साल से। हमारे आदिनाथ भगवान ने 1 साल का उपवास किया था, और अनंत चतुर्दशी अभी जस्ट गई जब उन्होंने इक्षु रस का पान किया। तो ये सब हमारे धर्म में है और हमारे धर्म का ही है। बस इससे अब हम इतने इंटरेस्टिंग वे में जब प्रेजेंट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट आने लग जाता है। बस इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। चीज वही है, ये हमारा जैन धर्म का मूल मंत्र है। अब इसके बाद एक पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी, समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, दैट इज सोशल ड्रिंकिंग, अल्कोहल। I feel very sad when I just look around and see कि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो कितना इसमें ग्रसित होता जा रहा है। और जब मैं आजकल जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स है जस्ट आउट ऑफ कॉलेज एंड ऑल, उनसे पूछती हूँ, इनफैक्ट मेरे एज के भी लोग हैं जो काफी ड्रिंकिंग करते हैं, क्वाइट अमेज्ड, बेट मेन बेट वुमेन सभी काफी करते हैं। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्यों कर रहे हो, तो उनका सिंपल आंसर होता है, भाई सब कर रहे हैं, अगर हमारे हाथ में ग्लास नहीं रही तो वी फील लेफ्ट आउट। So just to be a part of that group, we are drinking. And I'm quite amazed कि आप एक ग्रुप का पार्ट होने के लिए आप अपनी बॉडी पे टॉर्चर कर रहे हो।
अल्कोहल को जैन धर्म में महाव्यसन की उपाधि दी गई है। इट इज कॉल्ड महाव्यसन। ये पॉइजन है हमारे लिए। बनता कैसे? सड़ा के बनता है। हम अनाज को, गेहूं को, अंगूर को और इस तरह के हम डिफरेंट अनाज को हम महीनों महीनों सड़ाते हैं, और जब वो सड़ जाता है तब उसका ये बनता है, अल्कोहल बनता है। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि वाइन जितनी पुरानी यानी जितनी ज्यादा सड़ी हुई वो उतनी अच्छी। तो हम इसको अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। ये भरा हुआ है नेगेटिव एनर्जी के साथ में। ये नेगेटिव प्राणाफोड है, तामसिक पदार्थ है। इसको हम अपने बॉडी में लेते हैं, और जब हमारे बॉडी में लेते हैं तो क्या होता है? ये हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है, हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को कम कर देता है, हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड को कम कर देता है। एंड I don't need to say, you just need to look around कि क्या करता है ये हमारे साथ. So we don't need to adopt to this just because we want to be a part of the group. छोटा सा कहानी सुनाना चाहूंगी आपको। एक प्रवचन में मैंने सुना था कि एक साधु थे, उनसे कुछ गलती हो गई तो उन्हें जेल में डाल दिया गया, और वहां पे 3 चॉइसेस थे उनके पास। एक नॉनवेज फूड था, एक अल्कोहल था और एक वेश्या थी। तो उन्हें चॉइस दिया गया, चूज एनी वन। अब साधु थे, बोले नॉनवेज तो मैं छू ही नहीं सकता, महापाप है। पढ़ाई स्त्री, ये भी बहुत बड़ा पाप है। बोले अल्कोहल है, क्या है, पी लूंगा, खत्म हो जाएगा काम, ठीक है। मतलब उन्हें ये 3 चॉइसेस में वो चॉइस सबसे सेफ चॉइस लगा। गलती उनकी नहीं थी, he was looking for the best option, तो उन्हें बेस्ट ऑप्शन वही लगा, और उन्होंने शराब पी लिया। जैसे ही उन्होंने ड्रिंकिंग की, उनका नेगेटिव, जब हमारे अंदर इस तरह के पदार्थ जाते हैं जो क्या कहते हैं, तामसिक होते हैं, तो वो हमारे अंदर बहुत हीट एनर्जी को क्रिएट करते हैं, तमस को क्रिएट करते हैं। तो अल्कोहल पीते उनके अंदर तमस हो गया, बहुत भूख लग गई, तो उन्हें दिखा ये नॉनवेज, अल्कोहल पिए हुए थे, सुध बुध थी नहीं, उन्होंने नॉनवेज खा लिया। नॉनवेज जैसे खाया वो और तामसिक पदार्थ, उनका तमस और बढ़ गया, तमस और बढ़ गया, और फिर उन्होंने जो नहीं करना था वो भी कर डाला। यानी कि वो जो चॉइस उन्होंने लिया, वो चॉइस से उन्होंने अपना सब कुछ खराब कर दिया। तो ये जो चॉइस है, ये मेरा बहुत रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट। नॉन वेज को अगर आप खराब मानते हैं तो ये नॉन वेज से कई गुना ज्यादा खराब है, क्योंकि नॉन वेज तो सिर्फ आपके शरीर में जा रहा है, आपके माइंड को इफेक्ट कर रहा है, शरीर को इफेक्ट कर रहा है, बट ये जो है ये आपके सोचने समझने हर प्रकार की आपकी शक्तियों को छिन्न कर देता है, आपको फिनिश कर देता है स्लोली एंड स्टेडीली। सो प्लीज, हमारे जैन धर्म में इसे निषेध किया गया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है निषेध को निषेध ही रहने देना चाहिए। अब मैं एक वो करना चाहूंगी हमारे की जैन वैल्यूज पर, कि क्या वैल्यूज है जो हमें ऐसा बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स, जियो और जीने दो, महावीर भगवान का दिव्य संदेश। हम जैन जाने ही जाते हैं इस अहिंसा परमो धर्म के नाम से। तो क्या है अहिंसा में? सिंपल, मैं भी जीऊं और तुम भी जियो, विन विन एटीट्यूड एट ऑल लेवल्स, मनसा वाचा कर्मणा। तो ये विन विन एटीट्यूड हम जैन में कूट कूट के भरा है। एक्चुअली में लाइफ में 2 ही एटीट्यूड होते हैं, एक होता है विन लूज, विन लूज मतलब मैं जीतूं तुम हारो, और विन विन हम दोनों जीते। तो जहां विन लूज एटीट्यूड होता है वहां काम बन पाता है क्या? नहीं। आप किसी सपोज बिजनेस करने जाएंगे या कोई रिलेशन करेंगे, तो 1 बार 2 बार आप सह लेंगे, तीसरी बार आप सहेंगे क्या? नो, नॉट ऑल। बोले हमेशा अपना ही फायदा देखता है, स्वार्थी है, मेरा नुकसान हो रहा है, इसका फायदा हो रहा है, कौन करेगा इसके साथ काम? बट जहां विन विन होगा वहां क्या होगा? आप उसकी भी बेनिफिट कराओगे और उसकी भी बेनिफिट करोगे। तो हमारा जैन धर्म इस विन विन कॉन्सेप्ट पे आधारित है, और यही रीजन है कि आज जैन इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक और जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है वो है प्रतिक्रमण, जो हम करते हैं फॉरगिवनेस। जब हम फॉरगिवनेस मांगते हैं तब हम क्या करते हैं? वी आर डूइंग लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन।
हम एक आंतरिक यात्रा में जाते हैं, हमसे क्या गलतियां हुई, क्यों हुई, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली। और जब हम इस तरह की चीजों को करते हैं तो हमारा विवेक बहुत अच्छा रहता है, हमारी सोच बहुत अच्छी रहती है। हम अपना मूल्यांकन हर क्षण करते जाते हैं कि हम कब गलत कर रहे हैं, कब सही कर रहे हैं। किसी दूसरे को आके हमें बताने की जरूरत नहीं होती, हमें अपना आईना खुद दिखता है हर दिन, हर समय। और इसलिए हम सेल्फ करेक्शन के प्रोसेस को बेटर कर सकते हैं। वी इमर्ज टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स। और हमारा नेक्स्ट वर्च्यू है नियम, डिसिप्लिन, पचकान। ये भी हमारा बहुत मजेदार है। मेरी मम्मी है, खाना खाती हैं और फिर कह देती है बस 2 घंटे की मेरी छुट्टी हो गई, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी 2 घंटे तक। मुझे हमेशा कहती हैं कि सुनो, तुम रात में सोती हो ना, तो नियम ले लिया करो कि जब तक आंख नहीं खुलेगी मेरी XYZ लंबी लिस्ट होती है उनकी, इसका भी त्याग, इसका भी त्याग, इसका भी त्याग, इसका भी त्याग, इसका भी त्याग। तो ये त्याग जो है वो हमारे नस नस में बसा हुआ है। और ये त्याग हमें क्या कराता है? हमें डिसिप्लिन देता है कि भाई 2 घंटे का अगर मैंने नियम ले लिया, सबसे सबसे इजी त्याग की बात कर रही हूँ कि भाई हमने भरपेट खा लिया, कौन सा मैं खाने वाली हूँ, त्याग ले लो, खत्म काम। तो अगर मैंने 2 घंटे का त्याग ले लिया, उस समय अगर मेरे सामने कुछ अच्छा खाना भी आ गया तो भी मैं डिसिप्लिन रख रही हूँ कि नहीं भाई मैं 2 घंटे के बाद ही खाऊंगी। तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये डिसिप्लिन इंस्टिगेट, हमारे अंदर ट्रिगर होता जाता है, एंड वी टर्न आउट टू बी वेरी डिसिप्लिन पीपल। सो जैन कम्युनिटी इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। इसके बाद जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है वो तप। जैन धर्म में तप, हमारा बहुत ज्यादा रिचुअल बेस्ड रिलीजन नहीं है, हमारा रिलीजन बहुत ज्यादा तप, नियम, स्वाध्याय, इसका बेस्ड रिलीजन है। तो तप जो हम करते हैं, हम सामायिक करते हैं, उससे हम अपने जो और सूक्ष्म शरीरें हैं उनका हम पोषण दे रहे हैं, हम उन्हें और परिपक्व बना रहे हैं, हम उन्हें और स्ट्रांग बनाते हैं, हमारा सेल्फ कंट्रोल और बढ़ता है। और हमारे लाइफ में अगर कुछ झंझावात आती हैं तो हम अपने इस तप के वर्च्यू के कारण हम उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा बहुत बड़ा मूल मंत्र है वो है ग्रैटिट्यूड। हमें ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा है। ग्रैटिट्यूड मतलब एक भावना कि आपने मेरे लिए कितना अच्छा किया, मैं फुल ऑफ थैंक्स हूं आपके लिए। इनफैक्ट हमारा जो नमोकार मंत्र है, इट इज मंत्र ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम क्या करते हैं नमोकार मंत्र में? कुछ बहुत बड़ी बड़ी कुछ बातें, ज्ञान की बातें कर रहे हैं क्या? नहीं, कोई ज्ञान नहीं है नमोकार मंत्र में। सिर्फ और सिर्फ क्या है? थैंक यू, नमन, ग्रैटिट्यूड। यार हम अरिहंत को नमन कर रहे हैं, हम सिद्ध को नमन कर रहे हैं, हम आचार्य को नमन कर रहे हैं, हम उपाध्याय को कर रहे हैं, हम सब साधु संत को नमन कर रहे हैं, हम सबको नमन कर रहे हैं। हमारा धर्म है ग्रैटिट्यूड का, इसलिए पानी पीने के पहले भी हमें उसे नमन करना है, भोजन करने के पहले भी उसे नमन करना है। नमन जो है वो हमारे जीवन में बहुत बहुत कल्याण करता है। इसके अलावा और भी हमारे जैन के बहुत बहुत अच्छे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, जैसे आस्तेय। आस्तेय मतलब जो मेरा है वो मेरा है, मैं तुम्हारी चीजों के ऊपर नहीं झांकता। ये होता है आस्तेय की भावना। तो आस्तेय की भावना हमारे अंदर बहुत सारी दूसरी नेगेटिविटी को दूर कर देती है, लोभ नहीं आने देती, हमारे मन में कुछ प्रकार का कलेश नहीं आने देती, कि मुझे मालूम है जो मेरा है वो मेरा है। मुझे दूसरे के, मेरे प्लेट में ये भोजन परोसा गया है, मेरा फोकस सिर्फ उस पर है, दूसरे की प्लेट में क्या है मुझे क्या करना। आज की दुनिया में सारी प्रॉब्लम है बिकॉज द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? बट जैन धर्म इस प्रॉब्लम को हटा देता है आस्ते से, कि मुझे मेरी साड़ी पे फोकस करना है, उसकी साड़ी जैसे भी हो, और मैं रोज अपनी साड़ी को और सफेद करती जाऊं, और सफेद करती जाऊं, और सफेद करती जाऊं। नहीं संतुष्ट हूं अपने से, लेट मी इंप्रूव माई सेल्फ, let me improve myself, let me become better and better and better and better each and every day. तो और हमारा जैन धर्म है दान का धर्म, चैरिटी का धर्म। आज के जो कोरोना के ग्रसित एनवायरनमेंट में हमारी जैन कम्युनिटीज ने करोड़ों का दान किया है, करोड़ों की सेवा दी है। तो इतनी माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक कम्युनिटी होने के बाद भी वो बहुत बड़ा प्रेजेंस रखती है जहां इस तरह के अच्छे अच्छे कार्य होते हैं।
तो ये थे हमारे, ऐसे हमारे बहुत असंख्य जैन वैल्यूज हैं। अगर करना चाहें तो शायद 1 घंटा सिर्फ इसी की चर्चा में जाएगा, बट आई जस्ट थॉट कि फ्यू ऑफ दोज जैन वैल्यूज जो एक्चुअली हमें बनाते हैं, जो हमारे पूर्वजों को बनाया था, जिससे हम बने, और हमें अपनी आगे की पीढ़ी को जो देना है, उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो टू सम इट ऑल, Jainism is indeed an ideal approach towards a healthy, prosperous, and blissful life. This is now being widely appreciated and accepted from the West. जैसा कि मैंने आपको बताया, autophagy, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, और जो मैंने आपके सामने जो चार्ट रखा था, ये सारी चीजें वेस्ट में बहुत रिसर्च हो गई हैं, इनफैक्ट रिसर्च हो चुकी हैं, प्रूवन हो चुकी हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे फील कि जस्ट अ स्मॉल करेक्शन इन माय लाइफस्टाइल इज सेविंग मी फ्रॉम सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स, लेट मी एक्सेप्ट इट, लेट मी एक्सेप्ट इट। तो वेस्ट हमारी सारी चीजों को अप्रिशिएट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। आज कोरोना की जो प्रॉब्लम है, उसमें डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि वेज बनो, नॉन वेज छोड़ो। कोरोना की शुरुआत ही क्या चीज से हुई? चाइना में कुछ नॉन वेज फूड से हुई, राइट और रॉन्ग? नॉन वेज से उसकी शुरुआत हुई। और अभी अगर आपको इम्यूनिटी डेवलप करना है, बिकॉज नॉनवेज हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, वेजिटेरियन फूड हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि द ओनली सोल्यूशन to fight against this pandemic is increase your immunity. And we don't know, अभी कोरोना आया, कल क्या आएगा, परसों क्या आएगा, तरसों क्या आएगा, बहुत कुछ चलेगा एनवायरमेंट में, बहुत झंझावात आएंगे, कभी सुनामी आएंगी, कभी कुछ हरिकेन आएगा, कुछ भी आता रहेगा, बट हमारा जो पेड़ है वहीं का वहीं टिका रहे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी जड़ों को सशक्त करना होगा, जड़ों को पावरफुल बनाना होगा। जब हमारी जड़ें पावरफुल होंगी तो कोरोना क्या, कुछ भी आए कुछ भी जाए, क्या फर्क पड़ता है? और हम लोगों को बताएं कि करो भाई, ये करो करो, हम हमें देखो हम कैसे कर रहे हैं, आप भी करो। तो this is being appreciated and accepted from the West. So what are you waiting for? What are you waiting for? आज जो हमारा जैन कल्चर है क्यों इतने हाई पीक पर है? क्योंकि कल हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पिताजी ने इसे बहुत अच्छे से फॉलो किया। आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या देना चाहते हैं। हम अगर ये संस्कृति की धरोहर उन्हें देना चाहते हैं, ताकि हम जो फ्रूट्स को एंजॉय कर सकते हैं वो भी उस फ्रूट्स को एंजॉय करें, तो हमें अपने जीवन में वो बदलाव लाने पड़ेंगे। बिकॉज यू कैन ओनली प्रीच आफ्टर प्रैक्टिसिंग। आप बिना प्रैक्टिस किए आप प्रीच नहीं कर सकते। आपके घर में जो आपका बच्चा है वो आपकी बातों से ज्यादा आपको नहीं समझता, आप क्या करते हैं उससे समझता है। अगर आप रात को नहीं खाते तो उसके भी मन में धीरे धीरे भाव आएगा कि मैं क्यों खा रहा हूँ, मैं भी ना खाऊं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं वो भी नॉनवेज नहीं खाएगा। अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं तो वो भी ड्रिंक नहीं करेगा। अगर आप हर खाने के पहले ग्रैटिट्यूड की भावना रखते हैं तो वो भी आप जो करते हैं वो देख देख के सीखेगा, आपके लेक्चर से वो नहीं सीखेगा। लेक्चर से कुछ नहीं होता, खाली ज्ञान बढ़ता है। हम कर सकते हैं सिर्फ जब हम उस चीज का अवलोकन करते हैं, तब हम सीखते हैं। हमने अपने गुरुओं को देखा तो हमने सीखा, अब हम इसका पालन करेंगे तो हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे। तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या धरोहर देना चाहते हैं? हमें उन्हें यही संस्कृति की धरोहर देनी है जो हजारों साल से चली आ रही है, बट बिकॉज ऑफ सम सैड रीजन आई फाइंड इट इज going haywire a little. People are questioning क्यों रात को खाना छोड़ें, क्यों प्याज लहसुन खाना छोड़ें, क्यों जल्दी उठें, क्यों ड्रिंकिंग ना करें, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो the purpose of today's presentation was only to revive all the values that we have, so that एक बार फिर से हम सोचना शुरू करें कि हम किस संस्कृति को बिलोंग करते हैं, वो हमें कहाँ लेके जा रही है, और अब हम उसे कौन सी दिशा देना चाहते हैं। So my request to all of you is connect to your roots and enjoy the fruits. अपनी संस्कृति से जुड़े और उसे enjoy करें। जय जिनेंद्र। सूरज।
सोनल, मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है आवाज? सोनल, आज तुमने एक जैनिज्म को नए तरीके से हमारे इस सेशन में लाकर बहुत से हमारी शंकाओं को दूर कर दिया है, बहुत सारी जिज्ञासाओं को शांत किया है। और वास्तव में हम सरप्राइज हैं कि आज के हमारी इस युवा महिला गौरव ने अपने नए तरीके से हमारे जैनिज्म के अंदाज को प्रस्तुत करके हम सबको अचंभित कर दिया। हमें गौरव होता है कि हम जैनी हैं और जैन परिवारों में जन्मे हैं, लेकिन आज समय की मांग है कि दुनिया का हर बच्चा, हर व्यक्ति इस जैनिज्म को अपनी लाइफ में फॉलो करे। सोनल, तुमने बहुत सारी बातें बताई और हमें गर्व है कि तुम्हें जो आज जितना हमें हम लोगों को बताया है यहाँ पर, वो तुम्हारी आज की मेहनत नहीं है, बरसों से जो तुम्हारी इसमें मेहनत लगी हुई है और न जाने कितने गुरुओं का आशीर्वाद तुम्हें मिला है। तुमने जैन हमारे 13 पंथ के देकर स्वयं को प्रूफ किया है कि जीवन में स्पिरिचुअलिटी कितनी जरूरी है। और आज हमारे बहुत से लोग, आप लोगों को बहुत सारे अच्छे मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो पूछना चाह रहे हैं कि आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स एंड जंक फूड उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि उसको हम कैसे लाइफ में पीना चाहिए, लेना चाहिए या उसको अवॉइड कर देना चाहिए। जब मैं तामसिक भोजन के बारे में बता रही थी, तब मैंने जंक फूड को कवर किया था और मैंने कहा था कि जंक यानी क्या, कबाड़। तो एज द नेम सजेस्ट कि जंक फूड यानी कबाड़ का खाना। तो अगर हम अपने शरीर को कबाड़ खाना बनाना चाहते हैं तो हम जंक खाएं, अदरवाइज उसे छोड़ दें। और आजकल आई एम सो हैप्पी कि क्वेश्चन आया, बिकॉज एक दो पॉइंट उसमें मिस हो गया। आजकल बहुत इजी है घर में बनाना, हमारे पास स्टैंड की मशीन्स आती है, जो आप घर में आटा डालो उससे नूडल पास्ता निकल जाता है। आप घर में सॉस वगैरह बना के बच्चों को खिला सकते हो। पिज्जा अवन्स हमारे पास आजकल बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, हम पिज्जा बना सकते हैं। तो हम घर में बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, चाहे वॉफल्स हो, पैनकेक्स हो। बस थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है, और उसमें भी ज्यादा मेहनत नहीं है, बिकॉज आजकल यूट्यूब जिंदाबाद, सारी रेसिपीज। आई एम श्योर अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में जितनी भी महिला यहाँ पे है, सबने अपने कुकिंग स्किल्स को काफी हद तक रिवाइव किया होगा नई नई रेसिपीज से, यूट्यूब से निकाल निकाल के। सो सब कुछ अवेलेबल है। हमें कोशिश ये करनी कि हमें अपने घर का माहौल उस तरह से बनाना है और फिक्स कर ले। अब आई एम श्योर, मेरा भी बेटा है, बहुत छोटा है, 7 years का है, तो वो कहता है मम्मा क्या करूं, जंक फूड बहुत अच्छा लगता है मम्मा। तो उसके साथ हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है हम वंस अ वीक एक बार खाएंगे हम, बिकॉज कहीं ना कहीं तो हमें एडजस्ट करना है। पूरा ही खींच लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी, तो हमें मैनेज करना है। बट कोल्ड ड्रिंक तो मैं बिल्कुल मना करूंगी। मैंने अपने बच्चों को आज तक कोल्ड ड्रिंक पिलाया ही नहीं है। अगर आप मेरे बेटे से पूछेंगे कि कोल्ड ड्रिंक क्या है, अगर आप उसके सामने पियेंगे तो वो आपको कह देगा कि आप टॉयलेट क्लीनर पी रहे हो क्या। कोल्ड ड्रिंक इज फुल ऑफ कार्बन। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं हम अपने बॉडी से। तो अगर हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो जो चीज निकालना चाहिए हम उसी का सेवन कर रहे हैं, विच इज सो रॉन्ग। बाबा रामदेव ने इसे बहुत अच्छा नाम दिया टॉयलेट क्लीनर का, और ये सही मायने में टॉयलेट क्लीनर है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी बच्चों को ना पिलाएं और खुद भी ना पिलें। क्या अगर आप नहीं पियेंगे तो बच्चे नहीं पियेंगे। मेरा कहना है सबसे पहले आपको अपना जंक फूड छोड़ना होगा, कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ना होगा। जब आप छोड़ेंगे तो धीरे धीरे बच्चों का भी छुटता जाएगा। सोनल, एक सवाल है कि ब्रह्म मुहूर्त कब से शुरू होता है, कितनी देर का रहता है? 3 बजे से, इनफैक्ट एग्जैक्ट टाइम बोलूं तो 3:15 से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, 6 बजे तक रहता है। बट सूर्योदय का जो 20 मिनट पहले का भी समय है वो भी बहुत पावरफुल डिवाइन एनर्जीज का है। तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त नहीं भी अचीव कर सके, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि हमारी लाइफस्टाइल है, गृहस्थ है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम अगर वो नहीं भी अचीव कर सके तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एटलीस्ट आप 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर आप सूर्योदय के पहले जरूर उठ जाएं, ताकि आप उस एनर्जीज को पूरा टैप कर सकें। और सोनल, एक सवाल है कि पृथ्वी का आपने कुछ बताया था, उसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, जल, पृथ्वी, अग्नि,
वायु और आकाश। तो हमारा बॉडी 72% जल का बना हुआ है, हमारे बॉडी में वाटर है। जो आप ये शरीर देख रहे हैं, पुद्गल जिसे हम कहते हैं, ये पृथ्वी तत्व है। हमारे अंदर अग्नि है जो जठाग्नि है, जिससे हमारा डाइजेशन होता है, और जो वायु है वो हमारे अंदर फ्लो करती है, और हमारे 16% है आकाश तत्व। आकाश तत्व मतलब वैक्यूम। तो हमारे अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर बहुत सारे वैक्यूम स्पेसेस हैं जो आकाश तत्व है। तो ये 5 तत्वों का हमारा शरीर बना हुआ है। अच्छा, और मधु जी जैन है हमारे बीच में, उन्होंने सवाल पूछा है कि हमारे पृथ्वी धातु पर फिर से जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके बाद वो पूछना चाह रही है कि हमारे आपने पानी के बारे में बताया था, तो पानी और पृथ्वी का क्या वहां पर मतलब क्या मापदंड रहता है अपने 5 तत्वों में? पानी है 72% और पृथ्वी है 12%। अच्छा, और बहुत सारे कमेंट्स है सोनल तुम्हारे लिए। डॉक्टर सुजाता जैन लिखती हैं कि आपने हमारी महिलाओं को किचन से बाहर लाकर बहुत सारी नई बातें बताई है। और उसके बाद संजय जैन लिखते हैं और एक वेरी एक्सीलेंट सेशन। और उसके बाद सारे लोग तुमको थैंक्स दे रहे हैं जो इस हमारे सेशन में है। लेकिन हमारे बीच हमारी एक पर्सनालिटी और है, हमारी मंजू जी जैन, जो भक्तांबर की साधिका है। मैं चाहूंगी कि वो भी हमारे स्क्रीन पे आए और अपनी बात कहें और सोनल को थैंक्स भी कहें। और किसी भी हमारे यहाँ पर जो हमारे इस वेबिनार के अंदर में जो भी मेंबर्स यहाँ पर हैं, तो वो अगर कोई सवाल करना चाहें भक्तांबर के बारे में और सोनल के जो भी चक्रास एंड पंच धातु के बारे में, तो वो अपने मैसेज इस चैटिंग पे डाल सकते हैं। तो मैं इनवाइट करूंगी मंजू जी जैन को कि कृपया वो स्क्रीन पर आए। जय जिनेंद्र एंड सोनल जो कुछ भी बता रही है वो एक्चुअल में प्रैक्टिस करती है। कठिन है आज के युग में। गाय से स्टार्ट किया और आज उसके पास 160 गाय हैं जिनको चारा खिलाना, उनका दूध, घर में पनीर बनाना, घर में घी बनाना, घर में। उस दिन सागर गई तो मिठाई सीख के बना आई, कहती है ये अच्छा सीख लिया मैंने सागर में कि ताजे दूध और मलाई का कैसे मिठाई बन जाएगा तो बच्चों को घर की मिठाई मिलेगी। और वो उनका चारा उनके गोबर से, और उसका किचन भी जो है ना, एक किचन में चूल्हा भी रखा है कि नेचुरोपैथी, नेचुरल वे में आयुर्वेदा जो कहता था उस ढंग से भोजन बनाने का, और सात्विक खाना। और हमारे साथ एक बार मैं राज जी के पास गई और उन्होंने कहा नियम ले लो आहार, तब मेरे वो 10 दिन के व्रत चल रहे थे, तो इसने नियम लिया। अब फिर उसके बाद आई तो अभिषेक वगैरह बोले कि वो क्यों ले लिया, तो फिर मेरे पास आई कि मुझे वापस रामटेक चलना है, मैं राज जी से बोलना है कि वो मैं नियम नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद कहती भाभी मैंने वो नियम छोड़ा लेकिन मैं रात्रि भोजन छूट ही गया मेरा, मुझे ऐसा लगा कि मैं आराम से कर सकती हूँ, और बोले मेरा रात का भोजन छूट गया ऐसे। और सुबह तो उठ ही जाती है 4 बजे, और इतने मंत्र, इतनी साधना। तो जो सोनल ने इतने साइंटिफिक वे में बनाया, जैसे अभी वो बॉम्बे में एक बहुत बड़ा डाइटिशियन है, हर कैंसर पेशेंट से लेकर सब उसकी डाइट फॉलो करते हैं, बड़ा एक्सपेंसिव डाइटिशियन है। तो मैं तो कहती हूँ कि सोनल जो जैन डाइट अगर सबको बताए तो वर्ल्ड में जैन फूड, जैन वे ऑफ लिविंग बहुत अच्छे से ले जा सकती है इन मोस्ट साइंटिफिक मैनर, बिकॉज शी नोज हाउ टू प्रेजेंट इट इन मोस्ट साइंटिफिक मैनर। तो बहुत, और जब यंगस्टर्स देखते हैं आज सोनल को देख के, एक जयपुर से उस लड़के ने कहा सोनल कैन डू, वो बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएट है कि आई ऑल्सो वांट टू डू पीएचडी ऑन भक्तांबर। तो जब यंगस्टर आते हैं तो उनको देख के और बहुत सारे यंगस्टर आगे आ जाते हैं। तो मैं चाहूंगी जो सोनल वर्क कर रही है और ये पूरी सीरीज स्टार्ट करे एंड और लोगों को जोड़े अपने साथ। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, जैसे हम भक्तांबर के इतने लोग खड़े कर दिए हैं, ऐसे ट्रेन द ट्रेनर यंगस्टर्स को जोड़ के बहुत बड़ा काम कर सकते, टीम वर्क बना के। और इन्होंने जब वो इनके गुरुजी आते थे अद्भुत बाबा जी, तो 20-20 हजार लोगों का भंडारा किया है। तब मैं, ये पुष्पा जी सेठी और आशा जी वहीं पे आई थी, तब ये भक्तांबर की ट्रेनिंग लेने आए थे। तो उसका मैनेजमेंट बिल्कुल ललिता जी और संतोष जी से 10 टाइम्स मोर ही मैं कहूंगी, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन तो और आगे होती है।
तो जब ऐसे जन जब इस फील्ड में आएंगे, धर्म के क्षेत्र में और साइंटिफिक मैनर में बताएंगे, तो जैन धर्म जो लुप्त हो रहा है, या जो जैन वे ऑफ लिविंग, हम खुद हमारे मॉडर्न स्टाइल, बिकॉज जेन्स के पास इतना पैसा आ गया तो सबके बच्चे फॉरेन में पढ़ने चले गए, तो सबने वहां की चीजें अडॉप्ट कर ली, तो वापस से फिर आ जाएगा। और ललिता जी को बहुत बहुत अनुमोदना कि आज उनका उपास है, और भक्तांबर का 47वां उपास है, वो भी दोबारा करा है। 48 कर चुकी थी और आज फिर अभिनंदन, जो भी भगवान के मोक्ष कल्याणक में। तो बहुत बहुत अनुमोदना, ललिता जी को नमन आपके उपास के, भक्तांबर के 48 उपास की आराधना के, और आपकी जैसी इच्छा है वैसा भक्तांबर मंदिर जरूर बनेगा। अरिहंत की मेहनत और संतोष जी की सपोर्ट। और कल हमारे साथ आएंगी डॉक्टर प्रिया और प्रदीप जैन, जो भक्तांबर के हीलर्स हैं, और भक्तांबर से कोई जीवन यापन भी कैसे कर सकता वो भी आप देख सकते हो। भक्तांबर का इतना बड़ा सेंटर प्रोफेशनल वे में कैसे कोई रन कर सकता, मतलब लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि हाउ कैन वी, तो भक्तांबर से कितने लोगों को वो हीलिंग दे रही है। और प्रिया और प्रदीप जी ने अभी 21 दिन 6 रस का त्याग किया था, अनाज भी छोड़ा था, और 1008 लोगों के साथ भक्तांबर करवाया, हर दिन 3-3 बार, और सबने कुछ कुछ त्याग किया। और मतलब पूरे, मैं तो कह रही हूँ कि जो ये कोरोना महामारी जो रुकी, जो थम गई, मोदी जी की एफर्ट जितनी है उतने ही जैन धर्म के लोगों के भक्तांबर की एफर्ट है। हर घर में भक्तांबर चल रहा था, हर जगह, अकेले इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में लोग महावीर जयंती पे भक्तांबर विधान करे, फिर अक्षय तृतीया पे एक एक घरों में डे है, नाइट है, कोई दीपक का कर रहा, कोई दिन में द्रव्य का कर रहा। तो ऐसे हमारे भक्तांबर इतना पॉपुलर हो गया। कल भी जो हमारा रात का सेशन था उसमें सारे नॉन जैन्स ने अपने शेयर करे थे, कोई मुस्लिम ने कि मुझे पढ़ने से क्या हुआ, कोई साउथ इंडियन ने, तो ऐसे पूरे नॉन जैन्स थे 4-5 जिन्होंने शेयर किया था उन्हें क्या मिला। और प्रेजेंटेशन भी कौन दे रहा वहां पे 7:30 बजे के सेशन में, जितने यूएस के लोग हैं वो यंगस्टर्स प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हमारी ट्रेन द ट्रेनर टीम वहां भी तैयार हो रही है, जहाँ हर जगह भक्तांबर सेंटर स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू मंजू जी। थैंक यू। एक सवाल आया है हमारे मीना जी जैन से, उन्होंने पूछा है कि नवकार से चक्रास की क्लीनिंग कैसे हो। ये तो सोनल ही बताएगी, सोनल और अच्छे से बताएगी। सोनल बता दो भाई। मंजू भाभी बहुत अच्छा बताएंगी, वो उनकी महानता है कि वो मुझे कह रही है कि मैं अच्छा बताऊंगी। जो मेरा पिछला सेशन था जिसमें हमने मंत्र और चक्र को कोरिलेट किया था कि हमारे जो चक्र हैं उसके डिफरेंट पेटल्स पे सारे हमारे जो हिंदी के वर्णलिपि है वो अंकित है। तो हम जब नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं तो हम वो पेटल्स के ऊपर वो मंत्रों की वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिससे उस चक्र में जो कर्म अटके हुए हैं उनकी निर्जरा होती है और वहां का प्राण तत्व बढ़ता है, उसके वाइब्रेशंस बढ़ते हैं और हमें उस मंत्र का बेनिफिट मिलता है। तो अगर मीना जी चाहें तो YouTube में वो वीडियो अवेलेबल है जो मेरा पिछला सेशन का है, उसमें आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा कि चक्र और मंत्र का कोरिलेशन क्या है। अच्छा, अंकिता सरावगी का सवाल है कि राजस्विक फूड का एग्जाम्पल दीजिए। राजसिक फूड हो गया समोसे, पकोड़े। अच्छा, मतलब बना किससे बना, तो वही हमारा आलू वगैरह वो सबसे बना, बट हमने उसको डीप फ्राई कर दिया, तो डीप फ्राई करके उसका जो नेचुरल जो उसका न्यूट्रिशन था पूरा हमने खत्म कर दिया, तो इसका 0 प्राणा एनर्जी हो गई। तो जो खाना हमारे टेस्ट बड के लिए बनता है वो राजसिक है। अच्छा, कई लोग रात को लेट आते हैं ऑफिस से 11 to 12 o'clock, तो वो अपना किस तरह से हीलिंग करें और अपना लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें? तो उसमें मैं ये कहना सवाल है अनुष शाह का। अनुष शाह, आई टोटली अंडरस्टैंड कि हमारी बहुत सारी लाइफ की लिमिटेशन है, बट हम कुछ कुछ करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगी, मेरे बच्चे की क्लास ट्यूशन वगैरह होती है, मैं टिफिन बना के उसके लिए भिजवा देती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि 7 बजे के पहले वो खाना खा ले, उनको भी हैबिट हो गई है अभी, तो टिफिन उनके पास चला जाता है। तो मेरा कहना है कि अगर आप
ऐसा ऑर्गेनाइज कर सकें कि वहां पे आपका कुछ कैंटीन है जहां से आप खाना खाते हैं, या घर से बनकर आपके पास जा सके, इस तरह का कुछ कर सके, तो आप खाने का जो कोशिश है वो आप एटलीस्ट सोने के 3 घंटे पहले कर ले, ताकि आप जैसे ही घर आए आपका पहला काम होना चाहिए अपने परिवार वालों से मिलना और तुरंत सोने चले जाना। बिकॉज ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि 11 बजे आप वापस आ रहे हैं, तो ये कंट्रोल में नहीं है कि आप जल्दी कर सकें। हाँ, इनफैक्ट अगर वो कर सके तो नथिंग लाइक इट, कि अगर आप अपने बॉस से बात कर सकें और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लें कि भाई मैं 1 घंटे जल्दी ऑफिस आऊंगा, मैं 2 घंटे जल्दी ऑफिस आऊंगा और मैं जल्दी निकलूंगा। अगर आप वो करेक्शन कर सकें तो वेरी गुड। बट अगर आप इस तरह के जॉब में है कि टाइम ही वो आपकी है, तो मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट खाने का काम आप पहले कर लें और घर आके आप तुरंत सोने का काम कर लें, ताकि एटलीस्ट आपको उतनी तो हीलिंग एनर्जी का टाइम मिल गया। बिकॉज आप घर आते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोते हैं, तो खाने और सोने के बीच में आपको अप्रोप्रिएट गैप भी नहीं मिलता, प्लस सोने का काम आपका टाइम और आपका डिले हो रहा है। तो इस तरह के आप कुछ चिंतन करिए कि कैसे आप अपने लाइफ में करेक्शन ला सकते हैं। बट करेक्शन इज मस्ट। इट इज नॉट गुड कि आप 11 बजे आ रहे हैं, फिर खाना खा रहे हैं और फिर सो रहे हैं। आप अपने शरीर के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू टॉर्चर टू योर बॉडी। कुछ करिए इसका। थैंक यू सोनल। Thank आज के सेशन में हमारे बहुत सारे जो सवालों का जवाब तुमसे मिला, और आज के जमाने के अंदर हम कैसी अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और किस प्रकार अपने को स्पिरिचुअल बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, जो आज के समय की इस कोरोना की महामारी के बीच बहुत जरूरी है। तुमने हमारे दिमाग के सारे ताले खोल दिए और तुम्हारी सरलता और सहजता से बताए गए, इसके लिए सारे लोग जो हमारे यहाँ इस बीच में इस सेमिनार में, इस वेबिनार में हमारे साथ में हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि वेरी एक्सीलेंट सेशन। इसके लिए मैं थैंक्स देना चाहूंगी ललिता जी और संतोष जी को, इन्होंने कि जिन्होंने तुमको तैयार किया और आज के इस डिवाइन क्लास में आज तुमको चुना। और हमारे साथ मंजू जी आने से हमारे ये इस कार्यक्रम का एक दुगुना रंग छा जाता है। उनकी सरलता और सहजता को हम प्रणाम करते हैं कि आपकी तरह हर व्यक्ति दूसरों के लिए इतनी अच्छी भावनाओं के साथ, कहते हैं ना कि सबके लिए अच्छी भावनाएं रखिए, तो सबसे अच्छी, सबकी पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाली हमारी मंजू जी जो हमारे इस सेशन में हमारे साथ आई हैं, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और सोनल, आज हम तुम्हारे प्रति अनंत शुभकामनाएं करते हैं कि जिस प्रकार तुमने जीवन के नए रास्ते चुने हैं, उन रास्तों पर चलते हुए जीवन को शिखर तक पहुंचाओ और अनेकों लोगों की सेवा करते हुए जीवन को सफल बनाओ। जय जिनेंद्र। सूरज जी आप थोड़ा अपना पीएचडी के बारे में बता दीजिए, जो आप 24वें श्लोक पे भक्तांबर पे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मंजू जी, आपकी प्रेरणा, जब मैंने